ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है और सब कुछ एकदम फैंटास्टिक है। राइट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में इस सीरीज का नाम है बेटा स्पेशल 26 6.0। जी हाँ, 5.0 ऑलरेडी अवेलेबल है और आप उसको बिंदास तरीके से सितंबर 25, मई 25, जनवरी 26 के लिए देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल 26 6.0 ये अमेंडेड लेटेस्ट सीरीज हमारी रहने वाली है और एकदम बढ़िया तरीके से आज से यानी कि 9 मार्च से इसकी शुरुआत में करने वाला हूं। राइट, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 1 कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 के अंदर। सर, इस सीरीज के बारे में मैं आपको पहले पूरी जानकारी दे देता हूं ताकि कोई भी बच्चा अगर नया हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसे पता हो बेटा इस सीरीज के बारे में क्या है। इस सीरीज के अंदर सब कुछ चीजें मैं आपको पहले 4 से 5 मिनट के अंदर समझा देता हूं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले बेटा जनवरी 25 के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हम लोगों के अल्टीमेट सीए के, चाहे फाउंडेशन की बात हो चाहे इंटर की बात हो, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल 26 क्या है, तो स्पेशल 26 में 26 सेशंस के अंदर मैं आपको पूरे लॉ को 100% रिवाइज करवाता हूं। सर, ये पेड होता है या फ्री होता है? ये फ्री होता है यूट्यूब के ऊपर। इस बार 2 चैनल्स के ऊपर ये कंडक्ट किया जाएगा, एक अल्टीमेट सीए चैनल और दूसरा मेरा पर्सनल चैनल सीए इंद्रेश गांधी। ये 2 चैनल्स के ऊपर स्पेशल 26 होने वाला है। सर, इसका टाइम क्या होगा? शाम में 5 बजे हम लोग लाइव रहते हैं। अगर कोई बच्चा 9 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में ये वीडियो को देख रहा है तो समझना शाम में 5 बजे हम लोग लाइव आते हैं। कौन सी किताबें होंगी? तो चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक के मदद से मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। अगर आपको इन किताबों को ऑर्डर करना है तो igsir.in के ऊपर जाके आप एक तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, आप दोनों में से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। सर, ये किसके लिए रेलेवेंट है? ये 3 अटेम्प्ट्स के लिए, मतलब उसके आगे के लिए भी रेलेवेंट है, बट मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 ये 3 अटेम्प्ट के लिए स्पेशल 26 वैलिड है। फिर उसके बाद हो सकता है मेरा स्पेशल 26 7.0 आ जाए, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बता दूं स्पेशल 26 6.0 वालों के लिए मैंने एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूं बेटा, जो आपको मेरे इंस्टा के ऊपर सीए इंद्रेश गांधी मेरा हैंडल है, सीए इंद्रेश मेरा हैंडल है। इसके ऊपर जाएंगे तो देखो आपको बायो में नजर आ रहा होगा स्पेशल 26 बाय आईजी सर, है ना। ये जो लिंक है बेटा, कौन सी इसकी लिंक है? स्पेशल 26 की लिंक है। तो जितने भी मेरे नोट्स होंगे जो मैं आपको लिखवाऊंगा क्लासेस के दरमियान, जो हैंड रिटन नोट्स में बनाऊंगा, जो अपडेट्स मैं दूंगा और बाकी जितनी भी चीजें होंगी, ये इस ग्रुप के अंदर आपको इनसाइट्स मिलेंगे। समय समय पर इसमें जुड़ने वाले बच्चे जो होंगे मैं आपको गाइड करते रहूंगा कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, कौन सी चीजें प्रैक्टिस करना है, ये सब चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो प्लीज इस ग्रुप का पार्ट बन जाना जिसका नाम है स्पेशल 26 बाय आईजी सर। ये कहां पे मिलेगा ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। ओके, डील डन। यस, इसके अलावा सर क्या हम 5.0 देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं स्पेशल 26 ये यूट्यूब की पूरी सीरीज रहने वाली है, तो मैं हर एक वीक का आपको शेड्यूल देते हुए चलूंगा। जैसे आने वाले वीक का क्या शेड्यूल रहने वाला है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13 और 15 ये हमारे आने वाले वीक का शेड्यूल है। 14 को होली है तो उस दिन मैंने क्लास नहीं रखा हो, ठीक है ना। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये क्या है बेटा, ये पूरा एक एक वीक का मैं आपको शेड्यूल दूंगा। एक साथ पूरा 26 सेशन का शेड्यूल देना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है क्योंकि अभी मेरी 2 नई बैचेस चालू होने वाली है, इसलिए मैं आपको पूरे इसका शेड्यूल नहीं दे पाऊंगा। बट यस, मैं आपको ऐसा एक एक वीक का शेड्यूल देते हुए चलूंगा। हमारे क्लासेस का टाइमिंग वही रहने वाला है 5 से 7 बजे तक का। फिर भी अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म करते हुए चलूंगा। बट एज ऑफ नाउ तो हमारे क्लास का टाइमिंग क्या है बेटा? 5 बजे से लेके 7 बजे तक, ठीक है। ओके सर, चलिए, क्या आपको सारी बातें इतनी क्लियर है? पक्का क्लियर है? सभी लोगों को ये बातें क्लियर है क्या? अब देखो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी बच्चा, बाद में लाइव क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अगर कोई बच्चा आके डाउट पूछता है तो आप उसको बोल देना सर ने ये चीज शुरुआत में बता चुकी है, ठीक है ना। आप ऐसा लिख देना उसको ताकि वो बच्चे को एक गाइडेंस मिल जाए। हो सकता है ना यार, बेचारा आया हो अपने क्लास में, उसको नहीं समझ रहा क्या चल रहा है करके, तो आप उसको गाइड कर देना, तो हो सकता है वो शुरुआत से क्लास को देख ले तो उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, डील डन है क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, डील डन है क्या? यस, चलिए। ओके गाइस,
अब सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं क्या कि आपको चैट सेगमेंट के अंदर मुझे बताना है कि आप सारे लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग चालू करते हैं आज की चीजें, है ना। सभी लोग अपने सिटी और स्टेट का नाम लिखना, या सारे लोग अपने स्टेट का नाम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे लोग अपने किसका नाम लिखेंगे बेटा? स्टेट का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। कि कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा आप लोग आखिर कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या बात है। कर्नाटका, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, इसके अलावा भाई साहब क्या बात है, नागपुर महाराष्ट्र, सेम ईयर। लातूर से बिलोंग कर रहे हैं, एमपी से, वेस्ट बंगाल से, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। बोकारो झारखंड से, क्या बात है। फिर मध्य प्रदेश से, गुजरात, एमपी, क्या बात है, अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, देखो मैं आपसे एक ही चीज चाहूंगा, मुझे सिर्फ आप लोगों का कमिटमेंट चाहिए। बाकी इस बार के स्पेशल 26 में मैंने बहुत अमेजिंग चीजें प्लान किया हूं। देखिए स्पेशल 26 6.0 के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड अगर कोई अच्छा क्वेश्चन आया है बेटा, तो वो अच्छे क्वेश्चंस को भी एक बार आपको साथ डिस्कस करूंगा मैं। आप समझ रहे हैं क्या? मतलब कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी दोनों साथ में मैं लेने वाला हूँ स्पेशल 26 6.0 के अंदर। तो ये बहुत खास चीज रहने वाली है। तो प्लीज कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर फालतू बातें मत लिखना, सर क्लास कब तक चलने वाला है। पहले ही मैंने आपको बता दिया क्लास कितने से कितने तक रहेगा। और देखो मेरा किसी दिन क्लास हो या नहीं हो, आपका 5 बजे से लेके 7 बजे तक का जो टाइमिंग रहेगा ना बेटा, वो लॉ के लिए रहेगा। जिस दिन मेरा क्लास नहीं है आप उस दिन सेल्फ स्टडी करोगे, या अगर मैं कोई वीडियो आपको देखने को बोलूं राइटिंग प्रैक्टिस का, तो आप वो देखोगे। समझ रहे आप बात को? तो मैं आपको समय समय पर गाइड करते हुए चलूंगा, बस आपको उसको फॉलो करना है। बाकी मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आने वाला मई 25 या सितंबर या जनवरी, जो भी अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो इस सीरीज से, आपका बिल्कुल क्लियर हो सकता है। बस इस सीरीज को डेडिकेटेडली फॉलो करना। बहुत सारे बच्चे पास हुए सिर्फ और सिर्फ इन सीरीज को देख के, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज है बेटा, बहुत डिटेल में मैं सारी चीजों को कवरेज करूंगा, ठीक है। चलिए बेटा ओके, अब शुरू करेंगे आज का हमारा बढ़िया सेशन, लेकिन उससे पहले गणपति बाप्पा, है ना। चलिए चैट के अंदर मौर्या मुझे सुनाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है ओके। चलो दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अब देखिए क्या सर स्पेशल 26 6.0 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करें कंपनीज एक्ट के बारे में। देखो सर फास्ट ट्रैक के बीच में हम सर चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हैं, तो क्या हमें स्पेशल 26 देखना है क्या? आपकी मर्जी, प्योरली आपकी चॉइस। बट मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा मत देखना, क्योंकि फास्ट ट्रैक के अंदर आप ऐसा समझो 90 घंटों के अंदर मैंने कवरेज किया हो। सर स्पेशल 26 में कितने घंटे होंगे? स्पेशल 26 में लगभग 35 से 35 से 40 आवर्स के बीच में कंटेंट आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। फास्ट ट्रैक के अंदर हर एक क्वेश्चन बैंक के सॉल्व हुए, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में विद एग्जांपल है। स्पेशल 26 के अंदर भी होगा कॉन्सेप्ट, बट उतना डिटेल में नहीं होगा जिस डिटेल में फास्ट ट्रैक में, और रेगुलर में तो पूरा ही लेटा दिया है बेटा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलो अब इससे ज्यादा मत पूछना मुझसे, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंपनीज एक्ट के बारे में। दोस्तों कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सबसे पहले देखिए कंटेंट के बारे में जानते हैं। सर कंपनीज एक्ट में होता क्या क्या है, कितनी चीजें हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, जरा हमें बता दीजिए, है ना। ओके, तो कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शन है बेटा। कितने सेक्शन से बोलो? 470। सर हमको कितने पढ़ना है फाउंडेशन के अंदर? मुश्किल से 4-5 सेक्शन होंगे आपको। इंटर में आपको 150 सेक्शन पढ़ना है, फाइनल में लगभग पूरा कंपनीज एक्ट आपको पढ़ना होता है, ठीक है ओके। सर इसके अलावा 7 शेड्यूल्स है, 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल से, जिनको डिवाइड किया गया 29 चैप्टर्स के अंदर। जैसे बेटा कोई किताब होती है, तो किताब में कैसे चैप्टर्स में डिवाइड किए जाते हैं, चीजें करते हैं ना, फिर उन चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल्स को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, जिसके अंदर रूल्स और बहुत सारी चीजें कंटेन होते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, आप कंपनीज एक्ट 2013 का पर्पस क्या है? तो इनका पर्पस था कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कोई लॉ बनाया हो, तो आप लोगों ने उस लॉ को फॉलो करना चाहिए, उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोला जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का पर्पस यह था कि लोगों से लॉ फॉलो करवा के लेना, पहला। दूसरा सर ये सिंप्लीफाई करता है रेगुलेशन। कंपनीज एक्ट 2013 ने चीजों को बड़ा आसान कर दिया है।
कंपनी को फॉर्म करना चुटकियों में हो जाता है बेटा। घर बैठे बैठे आपको ई फाइलिंग के जरिए, आपको ऑनलाइन के जरिए सारी चीजें हो जाती है। इसे बोला जाता है रेगुलेशंस को सिंपल करना। सर इसके अलावा जो माइनॉरिटी और विसल ब्लोअर्स होते हैं, माइनॉरिटी और विसल ब्लोअर मतलब क्या, जैसे देखो मैं अगर बात करूं अंबानी परिवार के पास बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज का 50.1 या 51% का स्टेक है, आप ऐसा समझो, ऐसा एग्जांपल। और मान लो कुछ और लोग मिलके, 4-5 और लोग मिलके 20-30% का और अंबानी 20-30% का और रिलायंस का स्टेक है। मतलब कुछ लोग मिलके ही, कुछ परिवार मिलके ही, 4-5 परिवार मिलके ही एक कंपनी का 75% ऑफ वर्थ उनके पास है, शेयर्स उनके पास है, पावर उनके पास है। तो बेचारे 25% का सोचो बेटा, जो ये 75% चाहेंगे वही होते रहेगा कंपनी के अंदर। तो वो जो बचे हुए 25% है उनको माइनॉरिटी होल्डर बोला जाता है। और जो माइनॉरिटी होल्डर्स है ना, उनको बचा के रखना, उनकी इज्जत बचाए रखना बेटा, ये कंपनीज एक्ट का काम है। समझ रहे हैं आप बात को? ओके सर, विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? जो सीटी मारता है बेटा, है ना, बताइए जल्दी से यहाँ पे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वंतारा के अंदर वंतारा के अंदर मान लो अनंत अंबानी और उनकी वाइफ घूम रही थी और बाहर से कोई सीटी मांग रहा है बेटा, है ना, आप समझिए। हालांकि वो सीटी हाथी के लिए मार रहा था, लेकिन आप समझिए इससे अगर, तो ये विसल ब्लोअर हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आकाश अंबानी कुछ गलत कर रहा है कंपनी के अंदर, इसको किसी एम्प्लॉय ने देख लिया बेटा और वो जाके कंप्लेंट कर देता है मोदी जी को, है ना, तो इसे बोला जाता है विसल ब्लोअर कंप्लेंट। तो विसल ब्लोअर्स जो होते हैं उन लोगों को आप सोच के देखो। अब मुझे एक बात बताइए, अब ऐसा आकाश अंबानी के बारे में किसी ने चुगली किया गवर्नमेंट को, तो क्या आपको लगता है बेटा, क्या मुखिया शांत बैठेगा? मुखिया मतलब मुकेश अंबानी जी, क्या शांत बैठेंगे क्या? क्या मुझे एक बात बताइए, अपना क्या नाम है अनंत अंबानी, या शांत बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा बेटा। अब ऐसे केस के अंदर वो हो सकता है उसको कंपनी से निकाल दे, तो लॉ उसको बचाए रखता है। लॉ कहता है कि आप इसको कंपनी से नहीं निकाल सकते, इसे विसल ब्लोअर बोला जाता है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा क्लास एक्शन सूट, जैसे इक्विटी क्लास, एक मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स एक क्लास है, डिबेंचर होल्डर्स एक क्लास है, फिर इसके अलावा बाकी ऐसे क्लासेस है। तो इन क्लास मतलब अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हानि पहुंचा रहा है, उसको दुख पहुंचा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं बेटा? वो केस कर सकते हैं। तो उसे बोला जाता है क्लास एक्शन सूट। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। क्लास एक्शन सूट उसे कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। दोस्तों मुझे अब एक बात बताइए सर, ये कंपनीज एक्ट 2013 सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है क्या? तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता बेटा। कंपनीज एक्ट है, ये केवल और केवल इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। किन के ऊपर? तो देखो, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्टर हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है क्या? यस। तो इसे बोला जाता है अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। ओके, दूसरा आता है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी। सर इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC हो गया, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है क्या? यस। सर बैंकिंग कंपनी, इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। और ऐसी कंपनी जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे स्पंदन हो गया, है ना, तो इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक प्रोविजन है बेटा, एक्सेप्ट वेयर, लेकिन समझना बात को क्या, जब इनके खुद के एक्ट मतलब बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, इलेक्ट्रिसिटी के, इनके खुद के एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में अगर घमासान युद्ध होता है, तो जीतने कौन वाला है बेटा? हमेशा इनका खुद का एक्ट जीतने वाला है। क्या कहा मैंने? बोलो, हमेशा इनका खुद का एक्ट जीतने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे देखो दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सारे लोग देखिएगा। जैसे एक एक्ट है बेटा जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि आपने बैलेंस शीट ऐसे बनाना चाहिए कि यहाँ पे आपके असेट हो, इधर लायबिलिटी हो, इधर शेयर कैपिटल हो। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए? आपने इस तरीके से बैलेंस शीट बनाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक बैंकिंग कंपनी हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक की जो ओनर है चंदा, तो मुझे एक बात बताइए, चंदा बिचारी क्या करे? चंदा को समझ नहीं आ रहा, चंदा ये फॉलो करे या ये फॉलो करे।
तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर चंदा आपके पास रोते रोते आए, मुझे नहीं समझ रहा मैं क्या फॉलो करूं, तो आप उसको बोलोगे आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना है। क्या करना है बोलो, आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना है। क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि प्रेफर कौन होगा, रिस्पेक्टिव एक्ट प्रेफर करने वाला है क्या, हाँ सर, उनका जो भी रिस्पेक्टिव एक्ट है वो फॉलो उनको करना पड़ेगा। ओके सर, इसके अलावा अगर कोई स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है, बेटा क्या कहा मैंने बोलो, अगर कोई स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसको अपने रिस्पेक्टिव एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा या कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है। और हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी कंपनीज बोले जिनको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ सकता है। ठीक है, एकदम इजी, एकदम फालतू चीज है। अब चलो आ जा, अब बात करेंगे आगे मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन तो देखो, मजा आ गया भाई। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, देखिए, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब क्या होता है, कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी जो एक तो इस एक्ट के अंदर, दिस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 1956, उसे प्रीवियस लॉ कहते हैं। तो दोनों में से किसी के भी अंदर अगर कंपनीज रजिस्टर हो रही है इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जन्म लेना, जैसे इंसान का बर्थ होता है उसी प्रकार से कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो अगर कोई भी कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो एक तो करंट वाले एक्ट में या पुराने वाले एक्ट में, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि सर, उसके अंदर क्या कहेंगे बोलो ना सर, इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि इट इज नोन एज कंपनी। क्या बोला जाता है बोलो, कंपनी उसे कहा जाता है। मुझे तो बेस्ट सबसे ज्यादा चतरा बेटा प्रोफेसर हैने लगा। प्रोफेसर हैने की एक बार डेफिनेशन को निहारो, सभी लोग पढ़ो बेटा खुद से एक बार प्रोफेसर हैने की डेफिनेशन को। चलो देखो प्रोफेसर हैने क्या कह रहा है, प्रोफेसर हैने कह रहा है कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अब जिन लोगों ने कंपनीज एक्ट को ऑलरेडी पढ़ रखा है उन होशियार लोगों को पता है बेटा ये कुछ नहीं है, चुरा लिया है ना। इन्होंने क्या किया बेटा, चुरा लिया किसको, कंपनी के जितने भी फीचर्स है ना उन फीचर्स को चुराया, उससे एक उसको जोड़ दिया, उसको समझ रहे बात को आप, संधि विच्छेद नहीं किया, दोनों को एकदम मस्त जोड़ डाला और बोला क्या कि मस्त हमने क्या दिया है, डेफिनेशन दिया। कल चल के बेटा आप समझिए बात को, कोई भी व्यक्ति जैसे युवराज शर्मा ये भी बना सकता है बेटा डेफिनेशन, यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा एज पर युवराज शर्मा, समझ रहे क्या आप बात को, ऐसा एकदम भयंकर। तो कुछ भी फीचर्स मिले फीचर्स को जोड़ देने का बेटा और बोलना क्या हमने नई डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, आइए चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं, आओ जब मैं आपको फीचर्स को पढ़ाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन भी लर्न रह जाएंगे। सर एग्जाम में पूछेंगे क्या, पहली बात तो नहीं पूछेंगे, और गलती से पूछ भी लिया तो आप ये ऊपर वाली डेफिनेशन ठोक देना और ये वाली डेफिनेशन तो ठोक ही सकते हैं क्योंकि फीचर्स आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। ठीक है, ओके चलिए सर, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे फीचर्स ऑफ द कंपनी के बारे में। सर फीचर्स ऑफ द कंपनी कौन से बताइए जरा मुझे जल्दी से। सर फीचर्स ऑफ कंपनी है स्लैब्स, कौन सी है बोलो जल्दी से। स्लैब्स, यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंपनी, आप स्लैब्स भी कर सकते हो क्लैब्स भी कर सकते हो, आपको जो मर्जी है वो करो। एस से होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, एल से होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, ए से होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फिर पी से होता है परपेचुअल सक्सेशन और एस से होता है सील यानी कि कॉमन सील। ठीक है, ओके अब देखो क्या, पहला सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आपके साथ तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है बेटा कि कंपनी और उसको बनाने वाले लोग अलग अलग होते हैं, मतलब कंपनी अलग और उसको बनाने वाले जो मेंबर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ये अलग होते हैं। क्या कहा मैंने बोलो, डिफरेंट होते हैं, ये अलग होते हैं, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड और जितने भी हम 6 फैकल्टीज है, हम सारे 6 फैकल्टीज अलग और अल्टीमेट सीए अलग अलग माना जाता है। इसे बोला जाता है डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट दैट फ्रॉम मेंबर्स। गॉट इट एवरीवन? यस, मतलब जो कंपनी होती है ना बेटा ये क्या कर सकती है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज, लोन में एंटर करना, कॉन्ट्रैक्ट खुद के नाम पे करना, ये सब कुछ कर सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा
जो मेंबर्स है ना बेटा, ये कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये उसके अगेंस्ट राइट या लाइबिलिटी दोनों इनकर कर सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अल्टीमेट सीए का मेंबर हूं बेटा, एग्जांपल, तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं अल्टीमेट सीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? क्या ये मैंने किया हूं? मेरा और अल्टीमेट सीए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अल्टीमेट सीए जो सीए की सर्विसेज देगा टीचिंग की, उसके अंदर मैं लॉ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। अब समझे क्या बात को? तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट, और अल्टीमेट सीए ने मुझसे वादा किया है कि जो भी आपका शेयर बनेगा हम उतना पैसा आपको देंगे। समझे क्या बात को? यस। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेंबर्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट, ये भी लाइबिलिटी को इनकर कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, अब अल्टीमेट सीए ने कुछ बुक्स प्रिंट करवा के ली बेटा लोगों से, प्रिंटर वालों से, मान लो सॉफ्ट इंक प्रिंटर्स नाम है। अब ये जो सॉफ्ट इंक प्रिंटर्स से हमने बुक्स छपवा के ली, तो इस सिचुएशन के अंदर जो सॉफ्ट इंक प्रिंटर वाले भैया है, फॉर एग्जांपल बाबू भैया, तो बाबू भैया बेटा अल्टीमेट सीए को के ऊपर केस कर सकते हैं क्या पैसा लेने के लिए, या मेंबर्स के ऊपर केस करेंगे? तो बोला गया अल्टीमेट सीए के ऊपर केस करेंगे, मेंबर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते। मतलब कि सर जो डेट्स होते हैं ना कंपनी के, तो क्रेडिटर्स जो होते हैं ना वो स्यू कर सकते हैं, पर किसको? केवल और केवल कंपनी को स्यू कर सकते हैं सर, वो मेंबर के ऊपर केस नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? बोलो, वो मेंबर के ऊपर केस नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए क्या सर, फिर द मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। ऐसा प्रूफ भी हुआ है यहाँ पे मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर। सर इसका मतलब क्या है जरा बताइए। तो जैसे देखो सर, इनका क्या कहना है, एक कंपनी बेटा ओपन की गई। कंपनी किसने ओपन किया? मैकाउरा नाम के एक इंडिविजुअल ने कंपनी को ओपन किया। अब इस कंपनी का काम क्या था? इस कंपनी का काम था बेटा, ये टिम्बर सप्लाई करता है लोगों को। क्या करता है? टिम्बर। टिम्बर का मतलब क्या होता है? लकड़ी, लड़की नहीं बे, लकड़ी, है ना? यस। तो ये क्या करता है? कंपनी टिम्बर सप्लाई करती है। टिम्बर मतलब लकड़ी का एक प्रकार है। अच्छा, कंपनी को टिम्बर कौन सप्लाई करता है? तो मैकाउरा ही क्रेडिटर है बेटा कंपनी का, जो लकड़ी सप्लाई करता है, और कंपनी उसका फर्नीचर बनाती है, और फर्नीचर बना के बाहर लोगों में क्या करती है बेटा? बेचती है। क्या करती है? बोलो जल्दी से। बेचती है। समझे क्या आप बात को? ओके, डन। अब आप समझिए बात को, क्या हुआ है। अब यहाँ पे मैकाउरा ने क्या किया? लकड़ी को खुद ने परचेस किया होगा कहीं से, या जंगल से काट के लाया होगा, कुछ भी हुआ हो, ठीक है। तो ये लकड़ी का स्टॉक था मैकाउरा के पास। मैकाउरा ने इस स्टॉक के ऊपर क्या निकाला बेटा? इंश्योरेंस निकाला। क्या निकाला? बोलो, इंश्योरेंस निकाला, है ना। लेकिन इंश्योरेंस किसके नाम पे था? इंश्योरेंस जो था ना वो मैकाउरा के नाम पे था। किसके नाम पे था? बोलो, इंश्योरेंस जो है वो मैकाउरा के नाम पे था। ओके, फिर मैकाउरा ने क्या किया? इस स्टॉक, ये लकड़ी के स्टॉक को कंपनी को सप्लाई किया, ठीक है। और कंपनी को सप्लाई करने के बाद हुआ क्या कि कंपनी के पास जब ये पड़ा था माल, तो देखो यहाँ पे ना आग लग गई बेटा। क्या लग गई? आग लग गई। और ये जितना भी स्टॉक है ना ये जल के खाक हो गया। देखो काले कलर का स्टॉक हो गया, मतलब जल के खाक हो गया। अब मैकाउरा ने इंश्योरेंस कंपनी के पास कंप्लेंट डाली कि देखो मैंने इंश्योरेंस निकाला था, वो स्टॉक जल के खाक हो गया है, आप मुझे क्या दो? आप मुझे इंश्योरेंस क्लेम दो। क्या दो? बोलो, आप मुझे इंश्योरेंस क्लेम दो। ऐसा किसने कहा? ऐसा मैकाउरा ने कहा। अब जब इंश्योरेंस कंपनी आई और उसने सब बातों को चेक किया, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या कहना था कि ये जो स्टॉक है ना ये अब आपका स्टॉक नहीं है, ये कंपनी का स्टॉक हो चुका है। और कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो कंपनी ने इस स्टॉक के ऊपर अलग इंश्योरेंस निकालना चाहिए, क्योंकि आप अलग हो, कंपनी अलग है। भले आप कंपनी के मेंबर होंगे, पर आपने जो पॉलिसी निकाली थी वो आपने पर्सनल नाम पे निकाली थी। अगर ये स्टॉक आपके गोडाउन में जलता तो हम आपको पैसा देते, पर ये कंपनी का गोडाउन है, आपने कंपनी को माल बेच चुका है, तो इसलिए अब आप यहाँ पे इसके लिए जिम्मेवार नहीं रहेंगे हम, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लायबल टू पे टू मैकाउरा, क्योंकि किसी मेंबर का कंपनी के प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन है बेटा मेरा, तो मेरा इस फोन के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि इस फोन को कुछ भी हुआ तो मुझे चोट पहुंचेगी, बराबर ना। तो इसका मतलब है मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें। मुझे एक बात बताइए, इस फोन को कुछ हुआ तो आपको कुछ लगेगा क्या? कुछ नहीं लगेगा बेटा। समझ रहे आप बात को? क्योंकि आपका इसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो, आपका इसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? है ना? यस। तो ऐसा यहां पे बोला गया
हाँ, क्या बोला गया था, बोलो जल्दी से। सर ऐसा यहाँ पे बोला गया था। आर यू एबल टू गेट इट? मैंने जो कहा, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? बोलो 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 सारे लोग जल्दी से, क्या आपको ये बात एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी? यस। तो एक मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है क्या कंपनी के अंदर? नहीं सर, नहीं होगा। ठीक है, अगला देखो क्या सर, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है समझना, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर है। इसका कहना है कि कंपनी को बनाया जाता है एक लॉ के प्रोसेस से, तो कंपनी को अगर खत्म भी करना है ना, तो उसको एक लॉ के प्रोसेस से ही खत्म करना है, बराबर ना। आप किसी भी बात पे मतलब क्या कि हो सकता है जिन लोगों ने कंपनी को बनाया वो लोग स्विच ऑफ हो गए, पर कंपनी स्विच ऑफ होने वाली है क्या? नहीं, कंपनी हमेशा स्विच ऑन रहता है कंपनी का। लेकिन अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो लॉ के अंदर कुछ ग्राउंड्स मेंशन्ड है, कुछ कारण बता के रखे, उन कारण की मदद से आप किसी कंपनी पे ताला या किसी कंपनी को बंद कर सकते हैं। इसे बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। क्या बोला जाता है, बोलो, परपेचुअल सक्सेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए ना, जो रिलायंस है बेटा, रिलायंस को धीरूभाई अंबानी जी ने स्टार्ट किया था, बट क्या आज वो है क्या यहाँ पे? नहीं। बट क्या रिलायंस चल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? सेम विद द टाटा ग्रुप ऑल्सो। तो जिन लोगों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, भले वो आज नहीं है, बट फिर भी क्या कंपनी चल रही है क्या? हाँ सर, कंपनी बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। ठीक है, ओके सर। चलिए अब देखो क्या सर, परपेचुअल सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। मेंबर्स में डाई और चेंज बट दी कंपनी गोज ऑन, जब तक उसका वाउंड अप नहीं हो जाता, ऑन दी ग्राउंड्स, जो किसके अंदर दे के रखे बेटा? एक्ट के अंदर दे के रखे। अब देखो क्या, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ क्रिएट करता है, और लॉ अकेला ही उसको क्या कर सकता है बेटा? एंड कर सकता है लाइफ को। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। तो मेंबर को कुछ भी हो जाए, समझे क्या आप बात को? मेंबर को कुछ भी हो जाए बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे कंपनी हमारी चलते रहने वाली है क्या? हाँ सर, कंपनी बिल्कुल बिल्कुल चलते रहने वाली है। ठीक है, धरुना परियार कह रहे तो अदर कंपनी मैकाउरा को पैसे देंगी। हाँ, जो उसने माल सप्लाई किया था उसका पैसा मैकाउरा को बिल्कुल मिलेगा, मतलब ये कंपनी का लॉस होने वाला है, वो जो डैमेज हुआ उसका। ठीक है, ओके। अब देखो अगला सर, अब बात करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में। वैसे ये कॉन्सेप्ट आने वाला है टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर, फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, उस पे एक मेंबर की लाइबिलिटी मैक्सिमम अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी शेयर का भाव 10 रुपए, मैंने 8 रुपए ऑलरेडी पे कर दिए कंपनी को, तो कंपनी मैक्सिमम मुझसे कितना पैसा बुला सकती है? 2 रुपए कंपनी मैक्सिमम मुझसे बुला सकती है। ठीक है, ओके सर। लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी के केस में एक्चुअली ऐसा होता है कि जो मैं जो है ना, मतलब जो व्यक्ति है, मेंबर है, वो कंपनी को गारंटी देता है कि जब तुम्हारे कंपनी का वाउंड अप होगा ना, तो उस समय मैं आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट दूंगा। तो मतलब जब कंपनी डूबेगी तभी कंपनी मुझसे क्या कर सकती है? तभी कंपनी मुझसे पैसा बुला सकती है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट जिसका मैंने पहले से उसको वादा कर रखा है। ठीक है, उसे बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, अगला सर, आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी काफी क्लोजली इंटीग्रेटेड है। इनका कहना है कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वाह, क्या बात बोली, अपने को तो पता ही नहीं था बेटा, है ना। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किसने किया है? लॉ ने क्रिएट किया है। माना उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लाइबिलिटीज में एंटर कर सकती है, बट एक बात ध्यान रखना, उसको रन करने के लिए ह्यूमन एजेंसी लगती है। उन ह्यूमन एजेंसी को क्या बोला जाता है बेटा? डायरेक्टर बोला जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, डायरेक्टर्स लोग जो होते हैं वो, समझना बात को, कंपनी के एजेंट होते हैं। मतलब डायरेक्टर जो जो डिसीजन लेंगे कंपनी के बिहाफ में, वो कंपनी को फॉलो करना होता है, या कंपनी के बिहाफ में वो डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें डायरेक्टर्स। मुझे एक बात बताइए, डायरेक्टर क्या मेंबर्स के एजेंट है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, आज रिलायंस ग्रुप के शेयर्स मेरे पास है तो मैं मेंबर हुआ। रिलायंस ग्रुप का डायरेक्टर कौन है बेटा? फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप, एग्जांपल क्या, मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के डायरेक्टर है। तो मैं अगर जाऊं, मान लीजिए मैं जाता हूं मुंबई में और मैं जाता हूं रिलायंस के ऑफिस में, मैं बोल सकता हूं कि ए मुखिया 2 कटिंग लगा करके, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता बेटा, समझना बात को। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी मेरे एजेंट नहीं है, वो उस कंपनी के एजेंट है। वो जो डिसीजन लेंगे वो कंपनी के बिहाफ में लेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। क्या आप इस बात को समझे क्या? सारे लोग जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या?
गॉट इट एवरीवन? यस सर। चलिए आइए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और वो है हमारा कौन सा, कॉमन सील के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे बोलो? कॉमन सील। सर कॉमन सील का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय कॉमन सील? तो देखो सर, कॉमन सील का सिंपल सा अर्थ होता है, कॉमन सील एक ऑफिशियल सिग्नेचर है बेटा, किसका? कंपनी का, जो उसके ऑफिसर्स या एम्प्लॉय अफिक्स करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे क्या कहते हैं समझना था, एग्जाम्पल के लिए मान लो अल्टीमेट सीए का ये कॉमन सील है। अब अल्टीमेट सीए के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये ठप्पा मारूंगा मैं, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि अल्टीमेट सीए ने इसको अप्रूव किया है, मतलब कि अल्टीमेट सीए इज रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इसे बोला जाता है कॉमन सील। बराबर है क्या? यस। देखो अब ये जो कॉमन सील है ना, अब जरूरी नहीं है कि आपके कंपनी के अंदर कॉमन सील होना ही चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझना, बात को ध्यान देना। देखो इनका कहना है कि ये जो कॉमन सील है ना, हो सकता है, क्या कहा मैंने बोलो, देखो यहां पे हो सकता है कि एक जो कंपनी है उसके अंदर कॉमन सील हो, तो कॉमन सील अगर है तो आप कॉमन सील को फॉलो करो। लेकिन अगर मान लो कंपनी के अंदर कॉमन सील नहीं है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए? इस सिचुएशन के अंदर दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं। कॉमन सील की जरूरत ऐसी पक्की बात नहीं है, ये ऑप्शनल है। मतलब अगर किसी कंपनी को कॉमन सील नहीं रखना है तो दो डायरेक्टर साइन कर देना। मान लो अगर किसी कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है, तो कंपनी सेक्रेटरी और उसके साथ एक डायरेक्टर मिलके भी अगर साइन कर देना, तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो मुझे बताइए, डॉक्यूमेंट को अप्रूव अगर करना है कंपनी के, तो तीन तरीके हैं। एक तो कॉमन सील है तो उसका प्रयोग करो, या दो डायरेक्टर्स की साइन करवा लो, या अगर कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? जो सीए सीएस सीए में हम लोग बोलते नहीं क्या, तो उसमें जो सीएस है बेटा वो कंपनी सेक्रेटरी हुए। तो कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर भी अगर साइन करे तो क्या काम बन जाता है? क्या? बिल्कुल बिल्कुल लय भारी काम बन जाता है। क्या काम है ना, बोलो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल काम बन जाता है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ गई क्या? है ना? यस सर। इस फीचर के अंदर से सबसे ज्यादा इसके ऊपर सवाल पूछते हैं परपेचुअल सक्सेशन। आपको ऐसा सवाल पूछेंगे बेटा, चार मेंबर है किसी कंपनी के, वो चार मेंबर हाईवे से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, या वो शिप में जा रहे थे, वो शिप डूब गई, टाइटैनिक हो गई, चारों मेंबर मर गए, तो क्या अब कंपनी का क्या होगा? तो आप बोलोगे कुछ नहीं होगा, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कंपनी आने वाले समय में चलती रहेंगी, चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। ठीक है, ओके सर। चलिए अब मैं बढ़ूंगा आगे। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कॉर्पोरेट वेल से रिगार्डिंग। सर कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है, समझिए बात को। कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है लीगल पर्दा। क्या होता है बोलो जल्दी से? लीगल पर्दा। जैसे अगर मैं कहूँ आपके साथ फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बात को, जैसे ये एक पर्दा हुआ, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ आपके साथ, इसके अंदर मान लो ये एक कंपनी है, ये कंपनी को चलाने वाला कौन है बेटा? मैं हूं। इस फोन को चलाने वाला कौन है? मैं हूं। बट आपके सामने क्या दिखने वाला है? आपके सामने तो ये फोन नजर आ रहा है आपको, है ना। इस पर्दे के पीछे एक्चुअल में कौन छुपा है? इस पर्दे के पीछे एक्चुअल में मैं छुपा हूं, चलाने वाला, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताइए, आपकी जितनी भी डीलिंग हो रही है किसके साथ हो रही है? इस कंपनी के साथ हो रही है, जबकि इस कंपनी को चलाने वाला कौन है? मैं हूं। तो मुझे एक बात बताइए, कुछ भी ऊंच नीच अगर हो गई तो आप किसके ऊपर केस कर सकते हो? कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। क्या आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो? क्या नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी, समझना बात को, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस बात का ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है लाइबिलिटी से जो कंपनी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स है बेटा, मैं रिलायंस का मेंबर हुआ। अब बेटा क्या होता है, ये अनंत अंबानी और आकाश अंबानी मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ ऊंच नीच करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कोई लाइबिलिटी आ जाती है, तो क्या उस लाइबिलिटी के लिए मैं जिम्मेवार रहूंगा? क्या ओ बेटा, क्या मैं जिम्मेवार रहूंगा? क्या नहीं, 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 मैं जिम्मेवार नहीं रहूंगा। समझना क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेरे बीच में कॉर्पोरेट वेल लगा हुआ है। मतलब कि वो कहता है कि
जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो कंपनी तक ही सीमित रहेंगी, वो मेंबर्स के ऊपर आने वाली है क्या? नहीं सर, वो मेंबर्स के ऊपर नहीं आने वाली है। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। नहीं सर, वो मेंबर्स के ऊपर नहीं आने वाली है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो बोलो जल्दी से, क्या बात को समझ गए क्या? यस सर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कॉर्पोरेट इंसुलेशन भी बोला जाता है कि कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ ऐसे केसेस है बेटा जहां पे कंपनी मेंबर्स के बीच में ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे को क्या कर दिया जाता है? लिफ्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बोलो जल्दी से। इस पर्दे को लिफ्ट कर दिया जाता है, कॉर्पोरेट वेल को अपलिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्या कहते हैं, बोलो। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल इसे कहा जाता है। सर इस केस के अंदर होता क्या है, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल में कंपनी और उसको चलाने वाले मेंबर्स दोनों को एक माना जाता है। दो जिस्म एक जान, दोनों को एक, मतलब कंपनी जो गलत काम कर रही होंगी उस केस के लिए अगर लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो गया तो मेंबर्स की लाइबिलिटी आ जाएंगी। क्या? हाँ सर, मेंबर्स की लाइबिलिटी आ जाने वाली है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना, यस सर। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपके साथ ये कहा कि बेटा ये क्या है, ये एक कंपनी है, ठीक है ना। और कंपनी के पीछे कौन होते हैं? कंपनी के पीछे बहुत सारे उसके मेंबर्स होते हैं। अब कंपनी अगर अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी एक्ट कर रही है तो इस एक्ट की लाइबिलिटी कभी भी मेंबर के ऊपर आती है क्या? नहीं सर, कभी भी मेंबर के ऊपर इसकी लाइबिलिटी नहीं आती, क्योंकि मेंबर्स के बीच में और कंपनी के बीच में कॉर्पोरेट वेल होता है, जिससे कंपनी के एक्शन के कारण कोई भी लाइबिलिटी जो आती है वो मेंबर्स के ऊपर नहीं लगती। बट ऐसे बहुत से सिचुएशंस होंगे, क्या कहा मैंने, बोलो। ऐसे बहुत से सिचुएशन होंगे जहां पे इस कॉर्पोरेट वेल को क्या कर दिया जाता है? लिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि इस कॉर्पोरेट वेल को रिमूव कर दिया जाता है। इसे बोला जाता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्या बोला जाता है, बोलो। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहा जाता है। अब ये 5 ऐसे केसेस है जिसके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ क्या कर सकते हैं? इन 5 केसेस के अंदर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है। मतलब इन 5 केसेस के अंदर कंपनी और उसके पीछे जो मेंबर्स है वो दोनों क्या माने जाएंगे? वो दोनों एक माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, बोलो जल्दी से। उस केस के अंदर दो एक माने जाएंगे। समझे क्या आप बात को? है ना, यस सर। चलिए अब देखो, क्या सबसे पहला ट्रेडिंग विथ एनिमी। सबसे पहला केस कौन सा है बेटा? ट्रेडिंग विथ एनिमी। अब देखो, जब हमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल या कैरेक्टर ऑफ द पीपल जो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी के अंदर, हमको वो जानना है। मतलब हमको बेसिकली ये देखना है कि कंपनी के अंदर कंट्रोल किसका है ना। तो उस केस के अंदर हम लोग लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल को सहारा ले सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। चलो मैं आपको एक जबरदस्त इसके अंदर केस लॉ बताता हूं, डेमलर कंपनी वाला। देखो इसके अंदर हुआ क्या था, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जर्मनी के बारे में, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में, है ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है बेटा? कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है, और यहाँ पे एक डेमलर कंपनी है। ये जो डेमलर कंपनी है ना, ये इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुई है? ये डेमलर कंपनी इनकॉर्पोरेट इंग्लैंड में हुई है, ठीक है, ओके। पर इस डेमलर कंपनी के अंदर 99% लोग जर्मन से, और जो 1% लोग है बेटा वो कौन है? इंग्लिश पीपल है। ये जो कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है इसके अंदर 100% लोग कौन है बेटा? इंग्लिश पीपल है, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, डेमलर कंपनी ने कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को माल सप्लाई किया। मान लो टायर सप्लाई किया क्रेडिट के ऊपर, उधारी के ऊपर। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था। अब क्या हुआ, मैंने आज माल को सप्लाई कर दिया। जैसे देखो आज माल को सप्लाई कर दिया 3 महीने के उधारी के ऊपर, ठीक है, ओके। अब होता क्या है, इसी बीच में वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो जाता है। क्या डिक्लेयर हो गया, बोलो? वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया, ठीक है, ओके। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है अभी, और जब 3 महीने कंप्लीट हुए ना, तो डेमलर एंड कंपनी ने ये इससे कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी से क्या कहा कि मैंने जो तुमको माल सप्लाई किया था ना, तुम मुझे उसका क्या दो? तुम मुझे उसका पैसा दो। क्या दो, बोलो जल्दी से। तुम मुझे उसका पैसा दो।
तो कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का क्या कहना था? कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का ये कहना था बेटा कि तुम तो हमारी एनिमी कंपनी हो, तुम तो हमारे एनिमी हो, एलियन एनिमी हो, हम तुम्हें कैसे अभी पैसे दे सकते हैं, क्योंकि एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इज स्ट्रिक्टली वॉइड, ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिनको अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। यस, तो समझना, डेमलर एंड कंपनी ने क्या कहा? डेमलर एंड कंपनी ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैं भी इंग्लैंड में बॉर्न हुआ हूं, इनकॉर्पोरेट हुआ, आप भी इंग्लैंड में बॉर्न हुए हो, इनकॉर्पोरेट हुए हो, मैं भी इंग्लिश, तू भी इंग्लिश, भाई भाई, तो मैं कैसे कोई दूसरे कंपनी हो गया ना, मैं कैसी कोई बाहर की। तो समझना, कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जब इनका केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला कि हम आपको डेमलर एंड कंपनी, आप कहां पे इनकॉर्पोरेट हुए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो। तो कंपनी के जब दिल में उतर कर देखा तो उसके अंदर 99% लोग कौन पाए गए बेटा? जर्मन पाए गए। तो इसलिए हमने कहा कि आपके कंपनी को कंट्रोल करने वाले तो जर्मन से, इसलिए इस कंपनी को जर्मन कंपनी क्लासिफाई कर दिया गया। और क्योंकि वो जर्मन कंपनी क्लासिफाई हो गई, तो वो हमारी क्या बन गई बेटा? एलियन एनिमी बन गई। और क्योंकि अब ये एलियन एनिमी बन गई, तो इस सिचुएशन के अंदर इनके बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो एलियन एनिमी के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्या? यस सर, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? क्या बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप सारे के सारे लोग इस बात को एकदम मस्त तरीके से समझ गए? क्या ठीक है ना सर? मैच ब्रेक दे दो सर, मैच ब्रेक दे दो। दीक्षांत, मैंने ब्रेक दे दिया तो ऐसे आपको 6 महीने का ब्रेक दे देंगे बेटा, है ना। अभी तो चलो ठीक है, 3-4 महीने का ब्रेक दे देंगे ऐसे, तो ब्रेक मत मांगो बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आईसीआई की नजर सबके ऊपर है, ठीक है ना। बोले अच्छा इसको ज्यादा ब्रेक चाहिए क्या? चलिए एक काम कर दे, मई 25 है क्या, चल सितंबर 25 दिया, 2 महीने का ब्रेक, है ना, समझना। तो ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं डालने का बेटा। आईसीआई की नजर, हाँ आईसीआई सब पे भारी है, मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, है ना। चलिए आओ, गॉट इट एवरीवन? यस 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 सर, चलिए समझ में आ गया। चलो, तो पहला पॉइंट अपन ने क्या देखा सर? पहला पॉइंट अपन ने ट्रेडिंग विथ एनिमी से रिलेटेड देखा, यानी कि इसका केस लॉ कौन सा हुआ, बोलो जल्दी से। सर इसका केस लॉ हो गया यहाँ पे, देखिए कैसा सर, डेमलर एंड कंपनी वर्सेस कंटिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या है ना? यस सर। चलिए अगला देखिए। क्या सर, अब मैं सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करूंगा, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स के बारे में बात करेंगे। जब आप किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो बेटा, क्यों इनकॉर्पोरेट किया? ताकि आप टैक्स की चोरी कर सको, या आप टैक्स को कम कर सको। सरकम इवेंट का मतलब होता है खत्म, चोरी कर लेने का। सरकमवेंट का मतलब होता है कम कर देना। तो इस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हैं। क्या? यस सर, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हैं, ठीक है। देखो सर, इसके अंदर क्या हुआ था, समझना आप बात को। एक व्यक्ति है बेटा जिसका नाम है दिनशा पेटेट। क्या नाम है, बोलो जल्दी से? दिनशा मैनेक्जी पेटेट। अब ये जो दिनशा मैनेक्जी पेटेट है ना, इसकी 10 लाख रुपए की इनकम है बेटा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की इनकम 0 से 5 लाख रुपए तक होती है तो उसको 10% का टैक्स है, और अगर किसी की इनकम 5 लाख के ऊपर होती है तो उसको 20% का टैक्स है। मतलब दिनशा मैनेक्जी पेटेट को 20% का टैक्स, यानी कि कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है बेटा? 2 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके, अब दिनशा मैनेक्जी पेटेट की मेजरली जो इनकम है ना, वो उसकी काय की है, मैं बताऊं आपको। दिनशा मैनेक्जी पेटेट ने कंपनी के अंदर शेयर्स में पैसा डाल के रखा है। अब उन शेयर्स के ऊपर उसको डिविडेंड मिलता है, तो उस डिविडेंड इनकम है किसकी? दिनशा मैनेक्जी पेटेट की। अब दिनशा मैनेक्जी पेटेट एक दिमाग का काम करता है बेटा, और वो क्या काम करता है समझना बात को। वो ये काम करता है कि उसने एक कंपनी ओपन किया, कंपनी 1, उसने एक और कंपनी ओपन किया, कंपनी 2, उसने एक और कंपनी ओपन किया, कंपनी 3। कंपनी 1 के अंदर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया कि कंपनी 1 की इनकम 3 लाख रुपए हो जाए डिविडेंड से। जो दिनशा मैनेक्जी पेटेट के पास इन्वेस्टमेंट थे, वो उसने कंपनी 1 के अंदर ट्रांसफर कर दिए, और ताकि 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो कंपनी 1 की। ठीक उसी प्रकार से कंपनी 2 की भी 3 लाख, ठीक उसी प्रकार से कंपनी 3 की भी 3 लाख, और दिनशा मैनेक्जी पेटेट की खुद की 1 लाख। मतलब इस तरीके से उसने 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अब आप सोच के देखो, कंपनी 1 एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके ऊपर 10% का टैक्स, मतलब कि कितना होगा?
30,000 रुपए होगा, समझ रहे? ठीक कंपनी 2 का, ठीक इसका और इसका 10,000 का टैक्स, मतलब सारे के इसके टैक्स को मिला दिया तो अब टैक्स दिनशा मैनेजी पेटेट को कितना देना पड़ रहा है? 1,00,000 रुपए। पहले उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा था? 2,00,000 रुपए। अब कितना देना पड़ रहा है? 1,00,000 रुपए। मतलब उसने टैक्स की बचत की क्या? हाँ सर, कंपनी का कोई और काम का था क्या? कोई और कंपनी का काम नहीं था। कंपनी का सिर्फ एक काम था बेटा, गवर्नमेंट का काटना टैक्स में, है ना, मतलब गवर्नमेंट का टैक्स काटना, ऐसा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये जो कंपनी दिनशा मैनेजी पेटेट ने ओपन किया ना, ये सिर्फ इसलिए ओपन किया बेटा ताकि उसकी जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो क्या हो सके? कम हो सके। तो इस सिचुएशन के अंदर यहां पे देखो, कंपनीज के बीच में और दिनशा मैनेजी पेटेट के बीच में जो कॉर्पोरेट वेल है ना, इस कॉर्पोरेट वेल को क्या कर दिया जाता है? उड़ा दिया जाता है और सारी कंपनी और दिनशा मैनेजी पेटेट को एक माना जाता है। क्या माना जाता है? बोलो, एक माना जाता है। यानी कि सर यहाँ पे जीता कौन? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जीता, जिन्होंने केस किया था दिनशा मैनेजी पेटेट के ऊपर, और उन्होंने ये पाया, मतलब क्या ऑर्डर दिया गया होगा? ऑर्डर ये दिया गया कोर्ट के द्वारा कि दिनशा मैनेजी पेटेट को पूरे 10 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है, यानी कि पूरा 2,00,000 रुपए का टैक्स पे करना है। क्या? हाँ सर, 2,00,000 रुपए का टैक्स यहाँ पे करना है। समझे क्या आप बात को? तो इसे बोला जाता है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। मतलब क्या कि सर जब आप कोई एंटिटी का, समझना, जब आप कोई एंटिटी को प्रयोग करते हो सिर्फ टैक्स की चोरी करने के लिए ना, तब उस केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला केस लॉ आ जाता है, मतलब दिनशा मैनेजी पेटेट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस लॉ उसके अंदर आ जाता है। गॉट इट एवरीवन? क्या आप सारे के सारे लोग इस बात को समझ में आ रहे हैं क्या आपको? है ना? यस। चलिए आइए अब ध्यान दीजिए। चलो अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बताइए जल्दी से? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? आइए ध्यान दीजिए। अब देखो इसका जो केस लॉ, ये किसके बीच में? वर्कमैन एम्प्लॉयड, मतलब वर्कमैन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज, इन शॉर्ट कंपनी वर्सेस उसके वर्कमैन के बीच में। अब ये किससे रिलेटेड है? आओ मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी। देखो सर, यहां पे एक कंपनी है, ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस है। इस प्रॉफिट एंड लॉस में सेल होता है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे परचेस है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम होती है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। जितना भी नेट प्रॉफिट कंपनी का होता है ना, कंपनी को उसका 20% जो है ना बेटा, ये क्या बांटना पड़ता है? ये बोनस बांटना पड़ता है। क्या बांटना पड़ता है? बोलो, बोनस बांटना पड़ता है बेटा। किसको? एम्प्लॉइज को बोनस बांटना पड़ता है, ठीक है? ओके सर, चलिए आइए ध्यान दो। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अब सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्या अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है बताइए जल्दी से? अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने क्या सोचा? सुनो, कंपनी ने ये सोचा कि यार हमको ये जो 20% का बोनस बांटना है ना, ये इनडायरेक्ट इनकम के ऊपर भी बांटना पड़ रहा है। इनडायरेक्ट इनकम जैसे मान लो हमारी रेंट से होती होंगी, हमारी डिविडेंड से होती होंगी, हमारी इंटरेस्ट इनकम, हमने कोई एफडी क्रिएट करके रखा है तो उसके ऊपर होती होंगी। आप समझ रहे बात को? ऐसे अलग अलग प्रकार की इनकम्स होती है इनडायरेक्ट, तो उसके ऊपर भी हम 20% आखिर क्यों दे? समझे क्या बात को? आखिर क्यों दे हम लोग 20%? ऐसा किसको लग रहा है? ऐसा कंपनी को लग रहा है। तो इन्होंने एक चतराई बना के, इन्होंने एक लोमड़ी बना किया, इन्होंने एक कंपनी 2 ओपन किया। क्या किया? बोलो जल्दी से। इन्होंने कोई कंपनी 2 ओपन किया, और ये जो कंपनी 2 इन्होंने ओपन किया ना, उसके अंदर इन्होंने, समझ रहा बात को, उसके अंदर इन्होंने क्या किया? उसके अंदर इन्होंने इस इनडायरेक्ट इनकम वाली जितनी भी चीजें थी ना, वो ट्रांसफर कर दी। जैसे कंपनी के पास जमीन थी, उस कंपनी में ट्रांसफर कर दी। कंपनी के पास शेयर्स थे, उस कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। कंपनी के पास एफडी थी, उस कंपनी में ट्रांसफर किए। अब इससे हुआ क्या कि ये जो इनडायरेक्ट इनकम वाला पोर्शन है, ये कम हो जाएगा, बराबर है? यानी इन शॉर्ट नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कम होगा तो एम्प्लॉइज का बोनस भी क्या होगा बेटा? कम होगा। अब जरा आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कंपनी ने दूसरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, या मेंबर्स ने दूसरे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, ये क्यों किया? जस्ट बिकॉज की बोनस की जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाए।
बोनस जो देना होता है ये लॉ के द्वारा, एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जिसे पोबा कहते हैं बेटा, ये पहले सीए इंटर लॉ में होता था, अब नहीं है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक एक्ट है बेटा अपने पास, तो वो कहता है कि आपने एम्प्लॉयज को बोनस देना है, तो उस एक्ट से बचने के लिए आपने ऐसे कांडेल हरकतें की है, तो लॉ कहता है बस खत्म, ये दोनों कंपनी के बीच में जो लीगल पर्दा है ना, हम उस लीगल पर्दे को अवॉइड कर देंगे और दोनों कंपनी को क्या मान लेंगे, दोनों कंपनी को एक मान लेंगे, यानी कि कंपनी को क्या पूरे अमाउंट पर बोनस देना पड़ेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या? है ना, जल्दी से बताइए मुझे। यस सर। तो अगर आप कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए कुछ भी कांडेलपना करते हो बेटा, तो उस कांडेलपना से हम लोग ये कहेंगे कि अगर आपने दूसरी कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट किया है तो उसके बीच का जो भी लीगल पर्दा होगा हम उसको गायब कर देंगे और आपको एक ही मान लेंगे। क्या? हाँ सर, आपको एक ही यहाँ पे मान लेंगे। गॉट इट एवरीवन? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? ठीक है। यस, ये रिकॉर्डेड वीडियो है क्या? नहीं बेटा सचिन, समझना बात को, रिकॉर्डेड कैसे होगा, ये लाइव वीडियो चल रहा है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चैट की तरफ ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि वही वही बातें, सर वो प्लानिंग कैसे होंगी, सर वो रिकॉर्डिंग कब से चालू होंगी, सर कब अवेलेबल होगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा क्या, नोट्स फ्री में दे दो, फिर मैं पास होऊंगा क्या, आईसीआर टफ पेपर देंगे क्या, वही वाहियात बातें बेटा चलते रहेंगी चैट में, तो मेरे को देखना ही नहीं है। मैं अपना अपना बेस्ट काम है एकदम मस्त से पढ़ाते रहने का, फिर जब मेरा कॉन्सेप्ट हो गया मैं पूछ लेता हूँ समझा क्या, जो पढ़ने वाले बच्चे वो बराबर जवाब दे देते हैं यहाँ पे कि ये सर समझ में आ रहा है करके, है ना। बस उससे जो बाद में भी बच्चा रिकॉर्डेड भी देखता है ना, उसको भी मजा आ रहा होता है। मैं अगर बार बार फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस करूंगा ना, अच्छा नहीं लगेगा रिकॉर्डेड वाले को भी और लाइव वाले को भी, क्योंकि उसकी लिंक टूटती है बार बार कॉन्सेप्ट से, तो एक कॉन्सेप्ट का फ्लो बना होता है। और रिविजन लेक्चर्स आर मेंट टू बी फास्ट। ये तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आज, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी बेटा, क्योंकि ये रिविजन लेक्चर चल रहा है ना, ये कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी पढ़ रहे हो आप लोग। ये लेक्चर देखने में हम अज्यूम करते हैं कि बच्चा एक बार पहले पढ़ के आया होगा। कई बार अब ऐसा होता है बेटा कि कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं या वो ऑनलाइन कहीं गलत ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उनको कुछ वहां पे समझा नहीं होता है, वो बेचारे दर्द के मारे आते हैं क्लास देखने के लिए, समझना। तो क्लास का फ्लो अगर मैं बिगाड़ूंगा ना तो मजा नहीं आएगा उनको भी और मुझे भी बोर होगा बेटा क्या क्या ये सब करने के लिए, है ना। यस, चलिए आओ ध्यान दो यहाँ पे, चले क्या आगे बढ़े क्या बेटा, बोलिए ना जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? यस चलिए आइए ध्यान दो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे बेटा। सर इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर अगर एक कंपनी खुद का एजेंट बनाना चाह रही है, क्या कर रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर बेटा अगर एजेंट बनाना चाह रही है, तो इसके अब एजेंट क्यों, कुछ गलत काम करने के लिए या किसी लॉ के प्रोविजन से बचने के लिए, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, अगेन कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है। आओ मैं आपको इसको भी समझाता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे देखो एक कंपनी है बेटा, इन्होंने अप्लाई किया आरटीओ के पास जिसका नाम है ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन कि मुझे लाइसेंस दे दो, बट कंपनी खराब है क्योंकि कंपनी सिग्नल तोड़ती है, रैश ड्राइविंग करती है, इसलिए आरटीओ ने मना कर दिया, जा नहीं देंगे तुझे लाइसेंस ट्रांसपोर्टेशन का। तो कंपनी ने एक खुद की दूसरी कंपनी ओपन की, कंपनी 2, और उससे लाइसेंस अप्लाई किया। तो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन दोनों कंपनी के बीच में जो लीगल पर्दा है इसको उड़ा सकता है बेटा, कोर्ट में जाके बोल सकता है कि ये कंपनी के लीगल पर्दे को हटाओ और दोनों कंपनी को एक मान लो। यानी कि ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन कंपनी 2 को भी मना कर सकता है लाइसेंस देने से। इसे बोला गया कि अगर आप किसी को सब्सिडरी बना रहे हो एज ए एजेंट के तौर पर काम करने के लिए, तो वो गलत बात है क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ओके अगला देखो। सर कंपनी फॉर्म फॉर अ फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसका अर्थ क्या होता है, अगर अगर आपने किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है किसी इलीगल या इम्प्रॉपर यूज के लिए, तो हम लोग कहेंगे कि अगेन हम लोग कॉर्पोरेट वेल कर देते हैं। सर ये गिलफ्रॉड मोटर वर्सेस हॉर्न का क्या केस है? देखो एक कंपनी थी, उसके अंदर एक वर्कर काम करता था जिसका नाम था बेटा हॉर्न। उस हॉर्न के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे, किस बात के, कि अगर आप कंपनी को छोड़ के जाते हो तो सिमिलर जो हम धंधा करते हैं आप सिमिलर वैसे ही खुद का धंधा मत डालना। ठीक है, तो जब हॉर्न छोड़ के जाता है बेटा कंपनी को, तो उस केस के अंदर अब वो सेम कंपनी का धंधा तो डाल नहीं सकता, तो वो क्या करता है, एक दूसरी कंपनी ओपन करता है जिसके अंदर उसकी वाइफ और उसका जो फ्रेंड है वो मेंबर होता है बेटा। अब इस बात की भनक जब गिलफ्रॉड मोटर कंपनी को लगती है तो वो कोर्ट के पास जाती है।
अब कोर्ट में हॉर्न कहता है जज साहब देखो ना, ये कंपनी माना कि कॉम्पिटिंग नेचर का काम कर रही है, किससे, गिलफ्रॉड मोटर कंपनी से, बट इसके अंदर मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों मेरा दोष नहीं है? क्योंकि उसके मेंबर देखो कौन है, उसके जो मेंबर है वो मेरी वाइफ है और मेरा दोस्त है। लेकिन कोर्ट का क्या कहना है, भली वाइफ और दोस्त मेंबर है उसके अंदर, बट एक्चुअली उस कंपनी के ऑपरेशंस कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो हॉर्न। तो इस केस के अंदर हम लोग लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर देंगे और तुम जिम्मेवार रहोगे। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपका और कंपनी के बीच में हुआ था कि आप कॉम्पिटिंग नेचर का बिजनेस चालू नहीं कर सकते हो कुछ सालों के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव होगा और आपको ये धंधा बंद करना पड़ेगा। ऐसा इस केस लॉ का क्या निकला है बेटा? ऐसा इस केस लॉ का नतीजा निकला है। क्या आप इस बात को समझे? क्या सारे लोग जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, क्या आप लोग इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए क्या? ठीक है, ओके सर। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली अभी हमारा टॉपिक चालू होने जा रहा है क्लासेस ऑफ कंपनी, और क्लासेस ऑफ कंपनी में सबसे पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड बाय शेयर का हमारा कॉन्सेप्ट आने जा रहा है। सर लिमिटेड बाय शेयर क्या कहता है समझो। सर लिमिटेड बाय शेयर वाले कंपनी के अंदर जो कंपनी होता है ना बेटा, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्या काम ने बोलो? लिमिटेड बाय शेयर के अंदर जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और वो भी कितनी होती है? एनी अमाउंट विच इज अनपेड ऑन शेयर। क्या काम ने बोलो? एनी अमाउंट विच इज अनपेड ऑन शेयर, उतनी लाइबिलिटी उनकी होती है। मतलब सर कंपनी के कितने भी डेट्स क्यों ना पेंडिंग हो, कंपनी को कितना भी पैसा क्यों ना चाहिए, भैया मेंबर तो केवल और केवल उतना ही पैसा देंगे जितना वो उनकी लाइबिलिटी अनपेड आ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो एक कंपनी है बेटा, इस कंपनी ने क्या करके रखा है? 1000 शेयर्स इशू करके रखे। इस शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? इस शेयर्स की फेस वैल्यू है 80 रुपए। ठीक है, अब इन्होंने इस शेयर्स में से 70 रुपए ऑलरेडी बुला रखे, मतलब ये ऑलरेडी कॉल कर रखे है इन्होंने। अब मान लीजिए कंपनी को फॉर एग्जाम्पल, सुनना बात को, कंपनी को फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपयों की जरूरत पड़ रही है, किसी भी काम के लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है। तो कंपनी क्या सोचती है कि ये जो 1000 शेयर जिन लोगों के पास है ना, मैं उनसे 50 रुपए बुला लेती हूं करके। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। आप रिकॉर्डेड वाले भी भले देख रहे होंगे, आप भी जवाब सोचना कि क्या कंपनी 50 रुपए बुला सकती है क्या पर शेयर से? पर शेयर पे 50 बुलाएंगी तभी तो 50,000 रुपए होंगे। तो क्या 50 रुपए बुला सकती है क्या कंपनी? तो इसका जवाब है अगर लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है तो नहीं बुला सकते सर 50 रुपए। मैक्सिमम कितना बुला सकते? 30 रुपए आप मैक्सिमम शेयर्स का बुला सकते हो। कितना बुला सकते हो बोलो जल्दी से? 30 रुपया आप मैक्सिमम बुला सकते हो सर एक शेयर के ऊपर। उससे ज्यादा क्या आप बुला पाओगे क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा आप नहीं बुला सकते। ऐसा क्लियर कट यहाँ पे बोल रखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर। मतलब कंपनी के एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया जाता है कि कंपनी की जो लाइबिलिटी है, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो कितनी होने वाली है? वो ओनली अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर जितनी होने वाली है, उससे ज्यादा क्या रहेंगी क्या? नहीं सर, उससे ज्यादा नहीं रहेंगी। मुझे बताइए एक व्यक्ति की क्या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज कंपनी के लाइबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। एक बात क्लियर कर दें हम आपको, केवल और केवल मेंबर को अनपेड अमाउंट जितना पैसा देना है, उससे ज्यादा पे करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से? बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। चलिए आइए अब ध्यान दो यहाँ पे। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर अभी एक अपना हुआ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अब मैं आपके साथ बात करूंगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में। सर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या अर्थ होता है सुनो। जैसे देखो सर फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, सारे लोग ध्यान देंगे बेटा, ये क्या है? एक कंपनी है। ठीक है, ओके, इस कंपनी है। अब इस कंपनी के अंदर 3 मेंबर, क्या कहा मैंने बोलो? 3 मेंबर, जिनका नाम क्या है बेटा? जिनका नाम है राधा, जिनका नाम है माही और जिनका नाम है नील। ठीक है, एग्जांपल ये तीन लोगों ने क्या कर रखा है? ये 3 लोगों ने कंपनी को वादा कर रखा है। क्या कर रखा है बोलो? वादा कर रखा है। क्या वादा कर रखा है?
ये वादा ऐसा कर रहा है कि कल चल के अगर आपके कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी बंद होती है, कंपनी के असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे किए जाएंगे, मतलब कल चल के अगर आपके कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उस समय हम सारे लोग 1-1 लाख रुपए पर मेंबर यानी कि 3 लाख रुपए आपको देंगे। क्या देंगे बोलो? 3 लाख रुपए वाइंडिंग अप के समय हम आपको देंगे। ये गारंटी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? ओके सर, मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई बेटा, और यहाँ पे कंपनी का क्या हो रहा है? यहाँ पे कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो पीरियड है बेटा बीच का, जिस समय कंपनी चल रही है, क्या उस समय कंपनी मेंबर से पैसा बुला सकती है क्या? तो इसका जवाब है नहीं सर, इस समय पैसा नहीं बुला सकती। क्या वाइंडिंग अप के समय पैसा बुला सकती है क्या? हाँ सर, वाइंडिंग अप के समय पैसा बुला सकती है। अब मान लो कंपनी की लाइबिलिटी और कंपनी के असेट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है ना? तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी की लाइबिलिटी और असेट्स के बारे में। मान लो कंपनी की लाइबिलिटी है 10 लाख रुपए, कंपनी के पास असेट्स है 15 लाख रुपए के, तो मुझे बताइए कितना अमाउंट कॉल करेंगी कंपनी? आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितना अमाउंट कॉल करेंगी कंपनी। सर ऑब्वियस सी बात है, एक भी रुपया कॉल नहीं करेंगी, क्योंकि कंपनी के असेट्स ज्यादा है ना। तो जब कंपनी के असेट्स ज्यादा है, फंस गए, फंस गए, तो हम फंस गए, है ना? तो कंपनी के जब असेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो मैं मेंबर से पैसा क्यों बुलाऊंगा? मैं तो बुलाऊंगा ही नहीं बेटा पैसा। ओके सर, दूसरा केस, दूसरा, कंपनी की लाइबिलिटी 10 लाख रुपए है, कंपनी के पास असेट्स कितने के? 5 लाख रुपए के, तो मैं कितना पैसा मैक्सिमम बुला सकता हूं? मैं मैक्सिमम 3 लाख रुपए बुला सकता हूं। क्यों 3 लाख? क्योंकि वादा कितने का किया था? वादा तो केवल और केवल 3 लाख का किया था ना, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, अगला देखो सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइबिलिटीज है यहाँ पे कितने की? 10 लाख रुपए की, और जो असेट्स है बेटा वो है कितने के? 8 लाख रुपए के। तो बताओ मुझे कितना पैसा बुलाओगे? अरे बेटा, जब जरूरत 2 लाख रुपए की है तो 2 ही लाख रुपए बुलाएंगे ना। तो इस केस के अंदर केवल और केवल कितना पैसा बुलाएंगे अपन? बोलो जल्दी से, 2 लाख रुपए अपन बुलाने वाले हैं, राइट? ये होता है बेटा लिमिटेड बाय कौन सा? ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है? तो देखो, लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है? जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, ये लिमिटेड होती है 3 लाख रुपए तक, जैसे अपन ने देखा लिमिटेड होती है बाय मेमोरेंडम, और जितना भी मेंबर्स ने अंडरटेक किया है उतना, ठीक है? और ये पे कब करना होता है? ध्यान रखो, ये कंट्रीब्यूट करना होता है कंपनी के असेट्स में जब कंपनी का वाउंड अप हो रहा है, मतलब कंपनी जब चल रही है अच्छे से, तब पैसा बुलाएंगे क्या? नहीं। सब देखो, अब दोनों के बीच में ये डिफरेंस है बेटा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मैं कभी भी पैसा बुला सकता हूं अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर, लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मैं केवल तभी पैसा बुला सकता हूं जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। क्या कहा मैंने? बोलो, मैं केवल और केवल तभी पैसा बुला सकता हूं जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। क्या आप इस बात को समझे? क्या सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप लोग इस बात को, सारे के सारे लोग जल्दी से बताइए, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर। चलिए अब अगला देखिए यहाँ पे क्या सर, मुझे एक बात बताइए, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है ना, तो इस केस के अंदर यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में आप कभी भी पैसा बुला सकते हो, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी के केस में केवल और केवल वाइंडिंग अप के समय पैसा बुलाया जाता है। इसके अलावा आप पैसा बुलाते हो क्या? नहीं सर, इसके अलावा आप पैसा यहाँ पे नहीं बुलाते हो, ठीक है? ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। सर अनलिमिटेड, नाम ही लिखा है अनलिमिटेड कंपनी, मतलब यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है मेंबर के, मतलब मेंबर की कोई भी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है? ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या सर, एक बात समझ लो आप बात को, अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है, अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है, तो देखो यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यहाँ पे कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, तो अनलिमिटेड कंपनी भी होंगी ना, तो भी इसके दरमियान, यानी कि जब कंपनी चल रही है तब मेंबर की लाइबिलिटी कैसी होती है बेटा? लिमिटेड होती है। लेकिन वाइंडिंग अप के समय, वाइंडिंग अप के समय जब असेट्स को अपन लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। असेट्स को क्या करेंगे? बोलो, सेल करेंगे। सेल करके जो असेट्स से अपने को पैसा मिलेगा, उससे अपन लाइबिलिटीज को क्या करेंगे बेटा? लाइबिलिटीज को पे करेंगे। और इस पे करने में जितना भी शॉर्टफॉल होगा, क्या कहा मैंने? बोलो, जितना भी शॉर्टफॉल होगा, वो शॉर्टफॉल वाला पैसा अपन लोग क्या कर सकते हैं बेटा? बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोलो, बुला सकते हैं। किससे? मेंबर से।
देखो, लिमिटेड बाय गारंटी के केस में अमाउंट आपका फिक्स होता था कि मैक्सिमम आप कितना पैसा बुला सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी के अंदर जो है ना, ये आपका पैसा फिक्स नहीं होता है। एनी अमाउंट, जितने का भी शॉर्टफॉल होगा, जितना भी पैसा कम पड़ेगा, जितना भी पैसा कमती पड़ेगा, आप पूरा के पूरा पैसा क्या कर सकते हो सर, आप पूरा के पूरा पैसा बुला सकते हो, ऐसा मैं यहाँ पे बोल रहा हूं। क्या आप इस बात को समझे? क्या जितना भी पैसा शॉर्ट पड़े, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 20 लाख, जितना भी पड़े, आप पूरा पैसा बुला सकते हो। एब्सोल्युटली नो इश्यूज इन दैट। ओके सर, अब मुझे आप एक और बात बताइए सर, बस अभी आप, ठीक है, तो ये वाइंडिंग अप के समय आपने बोला कि वाइंडिंग अप के समय बुला सकते हैं ना, अब ये पैसा कौन बुला सकता है सर? तो मैं आपको बता दूं, मेंबर से जो पैसा है ना, ये लिक्विडेटर बुला सकता है। कौन बुला सकता है? बोलो, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का मतलब क्या होता है? लिक्विडेटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है बेटा, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होता है कि कंपनी की जितनी भी, ये कंपनी जब बंद हो रही है तो उसके असेट्स को बेच के जो भी लाइबिलिटीज को पे करने की प्रक्रिया है ना, वो लिक्विडेटर क्या करता है? वो लिक्विडेटर फॉलो करता है। तो ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति क्या कर सकता है बेटा? वो व्यक्ति पैसा बुला सकता है। मतलब क्रेडिटर पैसा बुला सकते हैं क्या? नहीं। पैसा कौन बुला सकता है? बोलो जल्दी से मुझे। लिक्विडेटर पैसा बुला सकता है। इसके ऊपर सवाल पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। पैसा कौन बुला सकता है अनलिमिटेड कंपनी में? लिक्विडेटर पैसा बुला सकते हैं। क्रेडिटर या कोई भी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह पैसा बुला सकते हैं क्या? ना जीना, पैसा नहीं बुला सकते, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है। देखो, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, the liability ceases when member ceases to be the member, liability is not limited until the company is not wound up। देखो क्या, liability is not unlimited, not unlimited मतलब limited। कब तक लिमिटेड? जब तक कंपनी वाउंड अप नहीं होती। मतलब एक बार कंपनी वाइंडिंग अप हो गई तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगी। कितनी अनलिमिटेड होंगी? जितने का भी शॉर्टफॉल हुआ। कितनी होंगी? बोलो, जितने का भी शॉर्टफॉल हुआ। समझे क्या बात को? और पैसा कौन बुला सकता है बेटा? पैसा यहाँ पे लिक्विडेटर कॉल कर सकता है। कौन कर सकता है? बोलो, लिक्विडेटर कॉल कर सकता है, ठीक है। चलिए सर, आ जाइए, अब हम लोग चलेंगे अगले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। सर अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, 3 प्रकार के कंपनी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो कंपनी, उसका नाम है बेटा 1% कंपनी के बारे में। 1% कंपनी के अंदर कितने लोग मेंबर हो सकते हैं? एक व्यक्ति मेंबर हो सकता है। कितने लोग मेंबर हो सकते हैं? एक व्यक्ति। मिनिमम पेड अप कैपिटल अभी तक कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं, कल्चर की इच्छा हुई तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सर एक बात ध्यान रखना, जो मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम मतलब जन्म कुंडली कंपनी की। जैसे इंसानों की कैसे कुंडली होती है बेटा, वैसे कंपनी की जो कुंडली होती है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो जो एमओए होता है ना, उसके अंदर एक नॉमिनी का नाम देना पड़ता है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है बेटा, जो पर्सन 1% मतलब एक ही पर्सन मेंबर है ना, अगर वही पर्सन टपक गया तो इस सिचुएशन के अंदर उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका सक्सेसर कौन होगा, तो उसे नॉमिनी बोला जाता है। तो मेमोरेंडम के अंदर नॉमिनी का नाम आपको देना पड़ता है और नॉमिनी से आपको रिटर्न कंसेंट भी लेना पड़ता है कि हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या हूं, मैं यहाँ पे नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूं। मतलब कल चल के अगर ये पर्सन की मृत्यु हो गई तो मैं भागदौड़ संभालूंगा कंपनी के, ऐसा रिटर्न कंसेंट उससे चाहिए। सर वो जो नॉमिनी है ना, वो अपने कंसेंट को किसी भी समय विड्रॉ भी कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। या जो मेंबर है ना, वो नॉमिनी को कभी चेंज कर सकता है। मतलब दोनों हो सकता है, मेंबर भी नॉमिनी को चेंज कर सकता है और नॉमिनी भी बोल सकता है कि मुझे तुम्हारे नॉमिनी नहीं बनना करके। दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्या? यस सर। खैर कुछ भी हुआ तो इसे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। ओके, अब आ रही है एकदम पते की बात। अब एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसके ऊपर सारे लोग ध्यान देना है। यहाँ पे देखो क्या सर, अ पर्सन एलिजिबल टू फॉर्म ओपीसी या नॉमिनी शाल बी, मतलब कोई भी पर्सन जिसको नॉमिनी बनना है या मेंबर बनना है ओपीसी का। क्या कहा मैंने? सुनो सर, कोई भी पर्सन जिसको नॉमिनी बनना है या जिसको मेंबर बनना है या जिसको नॉमिनी बनना है, ठीक है, जिसको नॉमिनी बनना है और जिसको नॉमिनी बनना है, ऐसा लिख देता हूं, उसको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो, उनको ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, एक तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज, है ना, हु हैज स्टेड नॉट लेस देन 120 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वो एलिजिबल होता है एक ओपीसी के लिए, नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन होना चाहिए और नॉन माइनर होना चाहिए। देखो क्या काम है, समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ICAI। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो, ICAI। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बेटा, सारे लोग अच्छे से समझना। देखो ICAI क्या कहता है?
आईसीआई कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को मेंबर या नॉमिनी बनना है तो उसको नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बोलो? नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। मतलब मुझे बताइए, क्या एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओपीसी कर सकती है? क्या ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है। इंडियन सिटीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या नहीं हो चल जाएगा, और इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा रिसाइड करना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो 120 डेज या उससे ज्यादा रिसाइड करना चाहिए। समझे क्या बात को? क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन, कंसिस्टेंसी, बहुत अच्छा लगा कि आपको इतने बढ़िया मार्क्स मिले हैं ना आपके जनवरी 25 के अंदर, बहुत बढ़िया। और आपने स्पेशल 26 से कवर किया था, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आइए तो देखो 120 डेज या मोर आपने पिछले साल इंडिया में रिसाइड करना चाहिए। तो आईसीआई 4 कंडीशंस देता है बेटा। कितनी कंडीशन देता है बोलो? एक पर्सन को मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए 4 कंडीशंस फॉलो करना होगा। एक तो नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 120 डेज या उससे ज्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने रहना चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ये जो चीज आईसीआई ने दे के रखा है बेटा, ये गलत दे के रखा है। मैं आपको बताऊं एक्चुअल लॉ क्या कहता है, समझ लो। एक्चुअल लॉ क्या कहता है? एक्चुअल लॉ कहता है नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, और रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही कंडीशन होती है 120 डेज और मोर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। क्या कहा मैंने? बोलो रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही कंडीशन होती है 120 डेज और मोर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। सर हम नहीं मानते आपकी बात को, आईसीआई ने जो लिखा वो सत्य है। सर आप तो कुछ भी पढ़ा रहे हो, मैं बताता हूं आपको प्रूफ करके, चलो है ना। देखो ध्यान दो, यहाँ पे हम चलते हैं एमसीए के साइट के ऊपर। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो गवर्न करता है बेटा, जो कंपनीज एक्ट की बागडोर संभालता है। इसमें एक्ट या रूल्स में चलेंगे अपन लोग, ठीक है। ये एकदम अप टू डेट रखते हैं सब चीजें, इसमें अपन रूल्स के अंदर चलेंगे। आजा माही आंसू, देखो ओपन हो जाना बेटा। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो। देखो क्या, मैं यहाँ पे रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कंपनीज एक्ट के रूल्स है, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन के अंदर बात की गई है यहाँ पे। चलो आओ इसके अंदर देखेंगे। देखो 1 पर्सन कंपनी के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ना मेरे साथ, देखिए क्या 1 पर्सन कंपनी क्या बोल रहे हैं? ओनली नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, हु इज इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज, मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या कहेंगे, कोई लेना देना नहीं है हमको। वो ओपीसी बना, वो मेंबर भी बन सकते हैं और नॉमिनी भी बन सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोल के रखा है। अभी आप ये एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? For the purpose of the term resident of India means a person who has stayed in India for not less than 120 days during immediately preceding financial year। मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही कंडीशन है 120 डेज, लेकिन आईसीआई ऐसा नहीं मानता है। आईसीआई ने क्या करके रखा है बेटा? 120 डेज की अलग कंडीशन। मजे की बात बताऊं आपको, फाउंडेशन में इन्होंने ऐसा है और इंटर में ये वाला माना है। सबसे खतरनाक बात ये लगी मुझे, फाउंडेशन के जितने भी आंसर है वो इसके हिसाब से, और इंटर के जितने भी आंसर है वो इसके हिसाब से। मतलब अब क्या बोलना बताइए मुझे, है ना। दर्द बेटा अंदर सीने में छुपा हुआ है, पर क्या करें, बयान नहीं कर सकते। तो बस ये चीज है। सर अब आप मुझे एक बात बताइए, हम क्या फॉलो करें? आप तो ये तो बताओ। देखो आईसीआई किस पे मार्क्स दे रहा है आपको? इसके ऊपर। तो आप फॉलो क्या करेंगे? चुपचाप इसको फॉलो करेंगे। आईसीआई ने बोला 4 कंडीशन, तो 4 कंडीशन, किस्सा खत्म। समझ गए क्या बात को? पर आपको एक्चुअल में लॉ क्या है ये पता होना चाहिए बेटा, बस इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। समझे क्या? शॉक मत हो जाना किसी आरटीपी एमटीपी में अगर इस तरीके से आंसर दिया गया है, तो बिल्कुल भी शॉक मत हो जाना वहां पे, ठीक है। यस चलो बेटा, ओके। चलो तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया कि कौन पर्सन एलिजिबल होता है। सर तो अपन ने कहा रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, 120 डेज से ज्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए, नॉन माइनर हो, नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो, तब जाके वो एक ओपीसी ओपन कर सकता है। एक पर्सन एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है, उससे ज्यादा ओपीसी में वो मेंबर रह सकता है क्या? नहीं सर नहीं रह सकता। मेंबर रह सकता है क्या? नहीं सर नहीं रह सकता। गॉट इट एवरीवन? यस। अगला देखो क्या सर, एक ओपीसी को क्या मैं सेक्शन 8 के अंदर कन्वर्ट
कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकते। क्या मैं एनबीएफसी एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकता हूं? नहीं कर सकते। समझ लो बात को, एक ओपीसी को ना सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकते हो, ना उसके अंदर एनबीएफसी एक्टिविटीज को कैरी आउट आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। सर प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? अच्छा सर, ओपीसी के अंदर कितने डायरेक्टर होने चाहिए? एक डायरेक्टर, जो मेंबर है वही जनरली डायरेक्टर हो जाता है। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान दीजिए, वैसे तो आप एक से ज्यादा भी डायरेक्टर रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर ही मेंबर होकर के, आपको चाहिए उतने डायरेक्टर कंपनी के अंदर रख सकते हो, बट जनरली मिनिमम एक डायरेक्टर आ जाता है किसके अंदर? ओपीसी के अंदर। प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दो, यहाँ पे सुनो सारे लोग, ध्यान दीजिएगा। सर प्राइवेट कंपनी का, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे आपने सुना होगा ना मुथूट फाइनेंस, है ना, फिर आपने सुना होगा घर पे पड़ा हो सोना तब का है कोरोना, मणिपुरम गोल्ड लोन, तो उसे बोला जाता है वो एनबीएफसी कंपनी से बेटा। ठीक है, आइए अब ध्यान दो। अब बात करेंगे हम लोग प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड। सर प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल की कुछ रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं दी गई है, पर कल चल के हमने दिया, तो आप उसको फॉलो करना। और जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ओपीसी में कितने की रिक्वायरमेंट थी? 1। प्राइवेट कंपनी में कितने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है? 2 की। सर मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? बोलो 200। मतलब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। सर इस 200 के लिमिट के अंदर आप किस किस को काउंट नहीं करोगे? आप मुझे एक बात बताइए, सर किसको काउंट नहीं करोगे? तो ऐसे एम्प्लॉइज बेटा, समझना बात को, ऐसे एम्प्लॉइज जो अभी प्रेजेंट में कंपनी के एम्प्लॉइज है और उनको अपन ने शेयर दिया, उनको काउंट मत करना। या कंपनी का कोई पास था बेटा, मतलब कि कंपनी के एम्प्लॉइज का कोई पास था, मतलब कि पास्ट एम्प्लॉइज, जब एक व्यक्ति कंपनी का एम्प्लॉय था उस समय हमने उसको शेयर्स दिए थे, आज भी उसके पास शेयर्स पड़े हुए, तो उसको काउंट मत करना 200 के लिमिट के अंदर। तो पास्ट एम्प्लॉइज हो या एक्स एम्प्लॉइज हो, मतलब कि प्रेजेंट एम्प्लॉइज हो या पुराने एम्प्लॉइज हो, जिनके पास शेयर्स है, आप उनको काउंट करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे। समझे क्या बात को? नहीं सर, नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी जॉइंट शेयर होल्डर्स है उनको एक मेंबर काउंट किया जाता है। क्या कहा मैंने? बोलो। जितने भी जॉइंट शेयर होल्डर्स है उनको एक मेंबर काउंट किया जाता है। जैसे समझना, पहले मैं और श्रद्धा कपूर मिलकर शेयर्स को होल्ड करते थे रिलायंस के, हम दोनों को एक ही माना जाता है। समझे? मैं धीरे धीरे बोलूंगा बेटा, बीवी ने सुन लिया तो हम दोनों को क्या माना जाता है? एक ही माना जाएगा। क्या? शेयर्स होल्डिंग के लिए एक ही माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना आप। जॉइंट शेयर होल्डर्स को, किसको बोलो जल्दी से? जॉइंट शेयर होल्डर्स को। गॉट इट एवरीवन? यस सर, एकदम बढ़िया से समझ। चलिए आइए अगला देखो। सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे शेयर, सुनो 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 गांव वालों, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है बेटा राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर। मतलब जैसे रिलायंस के शेयर्स में खुशी खुशी अपने से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, मैं हर जगह बेटा रिलायंस के शेयर्स को बेच सकता हूं। वैसा ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो सकता, कुछ लोगों को ही ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड होता है। राइट? क्या मैं पब्लिक को बुला सकता हूं क्या सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटी को? नहीं सर, इसके ऊपर प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है बैंड है। क्या है? बोलो जल्दी से। बैंड है। आप पब्लिक को नहीं बुला सकते शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। सर स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक ओपीसी को भी एज अ प्राइवेट कंपनी बनाया जाता है। क्या? यस सर, एक ओपीसी को भी एक प्राइवेट कंपनी बनाया जाता है। ओके सर, अब मुझे एक बात बताइए सर, ये स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है? तो देखो, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है। क्या है? बोलो जल्दी से। जो प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन या इक्वल टू कितना? 4 करोड़। और जिसके अंदर, मुझे एक बात बताइए, जिसके अंदर जिसका जो टर्नओवर है वो कितने से कम है बेटा? 40 करोड़ से कम है। कितने से कम है? बोलो जल्दी से। 40 करोड़ से कम है। कितने से कम है? बोलो 40 करोड़ से। मतलब आपका बोलना है सर, जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है और जिसका टर्नओवर इज लेस देन 40 करोड़, तो उस केस के अंदर हम लोग उसको क्या कहेंगे सर? वो कंपनी को बोला जाता है, सभी लोग बोलेंगे, वो कंपनी को बोला जाता है स्मॉल कंपनी। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से, है ना, स्मॉल कंपनी। समझे क्या आप बात को? अरे बोलिए ना। हाँ सर, देखिए, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 4 करोड़, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं इज लेस देन या इक्वल टू 4 करोड़ या लेस देन या इक्वल टू 40 करोड़, बिल्कुल बोल सकते हो सर। तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम भी हो और साथ साथ में टर्नओवर भी 40 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, तब जाके उस प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया जाता है? स्मॉल कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं,
कभी कभार कुछ प्राइवेट कंपनी ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेंगी, बट फिर भी वो क्या नहीं बन सकती, फिर भी वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। मतलब ये कंडीशन नॉट एप्लीकेबल होती है 3 केसेस के अंदर। देखो 3 केसेस कौन से बताइए सर। जब कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है किसी की, तो वो कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। हो सकता है कोई कंपनी होल्डिंग हो या कोई सब्सिडरी हो, किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आप क्या नहीं बन सकते सर, आप यहां पे नहीं बन सकते स्मॉल कंपनी। दूसरी, सर अगर कोई स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज होती है तो अगेन वो क्या नहीं बन सकती बेटा, अगेन वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। और अगर कोई सेक्शन 8 वाली कंपनी होती है तो अगेन वो क्या नहीं बन सकती, स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। क्या आप इस बात को एकदम क्लियर बोलो मुझे जल्दी से, क्या आपकी ये पूरी बातें एकदम क्लियर? ये 3 बातें मैंने यहाँ पे आपको बता रखा हूं, ठीक है सर। बुक के अंदर तो मुझे एक बात बताइए ना सर, वो बुक के अंदर तो 50 लाख और कुछ अमाउंट लिख के रखा है, आप तो गलत पढ़ा रहे सर। नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं, समझो आप बात को। बुक के अंदर जो लिखा हुआ है ना, आपने ढंग से पढ़ा नहीं। उसके नीचे देखो ब्लैक कलर का हाईलाइटेड पोर्शन एक लिखा हुआ है, वो हाईलाइटेड पोर्शन अगर आप चेक करोगे तो वो बराबर से उसको ओवर रूल कर दिया है, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं क्या, ये देखो, देखो हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ो, 4 करोड़ और 40 करोड़ रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो रूल्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था 50 लाख और हायर अमाउंट, तो ये जो हायर अमाउंट है ये प्रिस्क्राइब कर दिया गया रूल्स के अंदर, और 50 लाख को चेंज करके अब उसको क्या कर दिया गया, 4 करोड़ और 40 करोड़ कर दिया गया है। गॉट इट एवरीवन, है ना। ये रेगुलर क्लास के अंदर मैंने अक्सर आपको डिटेल में समझाया हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब ये रूल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें तो रेगुलर क्लासेस की बात है बेटा, जो अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, जिसके शेयर्स आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जिसके ऊपर मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम इसके अंदर 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और एक बात ध्यान रखो, अगर कोई भी कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है तो उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है। मतलब स्वाभाविक सी बात, एक पब्लिक कंपनी है और उसकी सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। क्या मान लेंगे बोलो जल्दी से, डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे क्या? हाँ सर, डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। गॉट इट एवरीवन, बस इतनी बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। ओके सर, चलिए अब देखो, अब मैं चलूंगा किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। यस, चलो 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 सर, आइए आगे बढ़ेंगे। बेटा देखो, एक बात ध्यान रखना, जब तक आप लोग खुद से एक चीज प्रॉमिस करो कि जब तक ये स्पेशल 26 चल रहा है, भले मैं लाइव देख रहा हूं या रिकॉर्डेड देख रहा हूं, मैं बहुत डेडिकेटेडली इसको देखूंगा। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग जोश में भी चालू करेंगे बेटा, और कुछ समय बाद वही लेथार्जिक हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले मैसेज आएगा कि सर कैन आई पास नाउ, अगर मैं अभी से पढ़ाई चालू करूं तो इंसान अंदर से बेटा, मैं बोल सकता हूं कि मैं अंदर से मुझे पता है वो बच्चा पास नहीं हो सकता, पर फिर भी मैं लिख देता हूं कि हाँ भाई तू पास हो सकता है अगर तूने कड़ी मेहनत किया तो। समझे आप बात को? बट आपने अगर अभी से बराबर से रूटीन बनाते हुए फॉलो किया इसको, और देखो आपके ऊपर है, ये सारी आपकी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पास होना है या क्या करना है। अगर आपको जेन्युइनली सीए बनना है, आपको एकदम दिल से इच्छा है कि नहीं यार मेरे को कुछ भी हो जाए, इस कोर्स को मेरे को पास होना है, मेरे को प्रूव करना है वर्ल्ड को, तो आप बिल्कुल इसको एकदम एकदम समझना बात को, ये सारी आपकी हैबिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, आप जितनी चीजों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बोलूंगा, आपको बहुत आसानी होगी। आपके लिए लॉ एकदम हलवा सब्जेक्ट होगा, पर आपने गड़बड़ की है, आपने कुछ रिवाइज किया, कुछ छोड़ दिया, कुछ ध्यान दिया, कुछ नहीं दिया, आधे समय फोन चला रहे, आधे समय भलता है कुछ सोच रहे यार उसका रिप्लाई तो आ ही नहीं रहा मुझे, है ना, या मम्मी आज खाना क्या बना रही होंगी, चाय पी लेता हूँ, थोड़ी सी इच्छा हो रही है करके, है ना, नींद भी आ रही है, अभी हल्की सी नींद ले लेता हूँ करके, आपके माइंड में वही सब चीजें चलती रही तो मुश्किल है बेटा पास होना, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आखिरी में रिजल्ट वही 20-22% रहना है। 100 बच्चा बैठेगा, 20-22 बच्चा पास होगा, तो आपकी हैबिट्स डिसाइड करती है कि मुझे उस 20% के अंदर रहना है, मुझे उस 10% के अंदर रहना है या नहीं रहना है करके। तो बी कंसिस्टेंट, बी वेरी फोकस्ड। आप जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे आपको उतना ज्यादा बेटर होगा। पास होने के लिए आपको लॉ के कम से कम 3 रिविजन होने चाहिए, 2 बार क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम 100 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस आपने करना चाहिए। आपको कोई पास होने से रोक ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, है ना। बस लेकिन ये चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको खुद से वादा करना है। आप मेरे लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हो बेटा, आप ये खुद के लिए कर रहे हो। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आपकी जो भी मेहनत है ये खुद के लिए है, तो इसलिए जितना भी फोकस होना चाहिए ये आपके खुद के लिए होना चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, चलो आइए आइए आगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर।
आओ ध्यान देंगे। देखो अब बात निकली है तो मैं आपको थोड़े सा आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो क्लासेस सर के लिए बड़ी ही आसान है, सर तो आके ले लेंगे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। 15 दिन पहले ही बेटा मैं डॉक्टर के पास गया था। एक्चुअली मेरे गले में है ना, आप ऐसा समझो 3 साढ़े 3 महीनों से मेरा गला बैठा हुआ था, है ना। मतलब आवाज अपनी बैठने के बाद कैसे आवाज आती है अपनी, वैसा बैठा हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी होती है, यूट्यूब होता है, अपनी जो पेड क्लासेस होती है बहुत सारी होती है ना। तो इस केसेस के अंदर क्या हो रहा था कि मेरे जो वोकल कॉर्ड है ना उसके ऊपर बेटा यहाँ पे ऐसा, आप समझिए ऐसा फूड़ा सा बन गया था, ऐसे दाने बन गए थे, जिसके कारण है ना आवाज मेरी बैठ गई थी। तो डॉक्टर ने तो मुझे ऐसे ही बोला था कि आपको टीचिंग एकदम एक तो बहुत कम करना पड़ेगा या आप एकदम स्टॉप कर दो अभी के लिए, तो है ना। तो आप समझिए, तो आपको अगर ये लग रहा है कि मेरे लिए बहुत आसान है करके, तो आसान बेटा कोई भी चीज आसान नहीं है। आप सीए के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो भी आसान नहीं है, सीए बनने के बाद आपकी जो लाइफ होंगी वो भी आसान नहीं है। मैं आपको पर मुझे ये चीज पसंद है। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं जीता हूं अपने लाइफ को, आप समझिए, क्योंकि मेरे को पसंद है ना वो चीज, है ना। मेरे पापा तो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी वाइफ भी प्रैक्टिसिंग सी है, वो मुझे नोट्स में भी वगैरह मदद करती है, आप समझिए। मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने यही करना चाहिए जिन, पर मुझे ये चीज पसंद है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए तो मैं यूट्यूब पे आके कंटेंट दे रहा हूं, मैं लोगों से चर्चा करता हूँ, जूम से चल रहे। तो आप समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत भारी इंसान, मैं ऐसा नहीं बता रहा आपको, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपके अंदर कोई चीज आपको लग रहा है कि यार मुझे हासिल करना है ना, तो वो आपको वो हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट कराया, मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिया, है ना। मैं ऐसा इंसान हूं जो थोड़ा सा लेथार्जिक हो बेटा, क्लासेस को लेके आई एम वेरी पंक्चुअल, बट बाकी ऐसे अदरवाइज मैं थोड़ा सा टालता हूँ चीजों को, है ना। बट अगर मैं बात करूँ तो फिर आप सोच के देखिए यार, तो मेरे लिए एकदम, मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो आप, मैं तो बोल सकता हूँ आपको स्पेशल 26 5.0 है, मेरी तो बहुत सीरीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, मेरे लिए तो कितना इजी है ना ये चीज बोलना बेटा, आप सोच के तो देखिए। पर मैं एफर्ट्स ले रहा हूं, पर आप सोच के देखिए कुछ बच्चे जिनको पास होना है पर उनको पढ़ाई नहीं करना, मतलब वो खुद से एफर्ट्स नहीं देना चाहते, फिर कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, आपका पास होना और आपका फेल होना ये आपके हाथ में है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फेलियर से बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, अब बताता हूँ आईसीआई को ऐसे कैसे मुझे फेल किया। कुछ बच्चे ऐसे हो जाएंगे ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल, अरे भाई अब फेल हो गया, अब जान देना, हुआ तो हुआ, अगली बार फिर देंगे, फिर नहीं हुआ तो फिर देंगे। भाई अंदर से आग लगनी चाहिए आप में कि ऐसे कैसे रोक दिया मेरे को तूने, समझ गया। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको ये होना चाहिए कि भाई मेरे को तो पहले इसमें क्लियर होना है थ्रू आउट सीए जर्नी, समझ रहे क्या बात को। वो आपको, मैं क्या कह रहा हूं, वो आपको अंदर से होना चाहिए यार। कोई आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन 1-2 दिन काम करता है, कुछ काम नहीं करता। इंटरनल अगर इंसान मोटिवेटेड है ना, तो उसको एक बात ध्यान रखना, कोई उसको कोई भी चीज हासिल करने से नहीं रोक सकता कभी भी। तो इसलिए यू हैव टू बी स्टे वेरी अटेंटिव, मतलब बहुत ज्यादा आपने फोकस से पढ़ना है, बहुत डेडिकेटेडली पढ़ो। ये 2 महीने नींद, ये 2 महीने चैन आपका, ये सब छोड़ दो, पार्टी वार्टी कई दोस्त से मिलना मिलना नहीं, 2 महीने पूरा अंडरग्राउंड हो जाओ बिल्कुल। ऐसी तैयारी करो, ऐसे मार्क्स आने चाहिए आपको 300 350, एक बच्चे को 358 मार्क्स आए बेटा, मजाक है क्या, आप सोच के देखो 90% मार्क्स आ रहे हैं, 12वीं की एग्जाम थोड़ी चल रही है, इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें भी 90% मार्क्स है वो लड़की को, परी गुप्ता नाम है ना। वो इंटरव्यू भी लिया था हमने उससे, पढ़ी हमसे वो रेगुलर क्लास में। आप सोच के देखिए मतलब क्या डेडिकेशन से पढ़े होंगे उन्होंने, तो वैसा वो अंदर से होना चाहिए यार आप में। ऐसा नहीं है कि चीजें आसान नहीं है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें आसान है पर कब, जब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो तब वो आसान है। ठीक है, चलिए बेटा आइए। ओके दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सर, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बारे में। अब हम लोग इस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो सर, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या, सुनना सारे लोग ध्यान देना। देखो एक है बेटा कंपनी वन, मैं इसमें नहीं करता हूं, अपने नोट्स में करता हूं, क्योंकि ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिर। ठीक है, देखो एक है कंपनी वन, कंपनी वन को मैं बोलूंगा कि आप कंपनी टू के क्या बन जाओगे, आप कंपनी टू के होल्डिंग कंपनी बन जाओगे, या कंपनी टू आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बोलो, कंपनी टू आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बोलो, सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगी। समझे क्या बात को, है ना। तो कंपनी वन होल्डिंग कंपनी है और कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी है। तो कब लेकिन ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन दो तरीकों से हो सकता है। कब,
जब पहली कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर मोर देन 50%, क्या कहा मैंने, बोलो, मोर देन 50%, मोर देन 50% अगर टोटल वर्किंग, समझना बात को यहाँ पे, है ना, जो टोटल वोटिंग राइट्स है उसके मोर देन 50% अगर कंपनी के वन के पास है, तो मैं कहूंगा आपके साथ दूसरी कंपनी उसके सब्सिडरी कंपनी है। या एक और कंडीशन है जिसके अंदर कंपोजिशन ऑफ बीओडी है, क्या है, बोलो जल्दी से, कंपोजिशन ऑफ बीओडी है। अब सबसे पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। जैसे देखो सर, कंपनी टू के अंदर इक्विटी शेयर्स है, मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, ओके। और इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स है, मान लो 50, कितने शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है 50,000, ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कंपनी वन के पास मान लो कंपनी टू के इक्विटी शेयर्स है कितने, 50,000 एक, क्या कहा मैंने, बोलो 50,000 एक और मोर, 50,000 एक या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी वन के पास है कंपनी टू के, तो मैं कह दूंगा सर कंपनी वन एक होल्डिंग कंपनी बन जाती है। क्या बन जाती है, बोलो, होल्डिंग कंपनी बन जाती है। लेकिन अगर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है बेटा, ये अगर कन्वर्टिबल, क्या कहा मैंने, बोलो, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है। देखो जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, आप खुद से अज्यूम मत करना। हाँ, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो उस केस में फिर आप लोग 1.5 लाख में से 50% निकालोगे, मतलब कि इस केस के अंदर 75,001 या मोर शेयर जब कंपनी वन के पास होंगे, तब जाके मैं कहूंगा आपके पास क्या, कि कंपनी वन होल्डिंग है और कंपनी टू क्या है बेटा, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। क्या आप इस बात को समझे? क्या इसे टोटल वोटिंग राइट्स कहा जाता है? क्या कहा जाता है, बोलो, टोटल वोटिंग राइट्स इसे कहा जाता है। गॉट इट? क्या आपको ये बात समझा? क्या ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया पॉइंट होगा, बहुत बच्चों के लिए नया, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। इंटर का कॉन्सेप्ट है ना, इंटरमीडिएट में जब आप आओगे तो मैं आपको इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। लो ठीक है, आइए अब देखो क्या, अब ये हुआ कौन सा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब सर बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है। जैसे देखो इस कंपनी के अंदर मान लीजिए 10 डायरेक्टर्स है। अब ये जो 10 डायरेक्टर है ना इस कंपनी के अंदर, क्या कहा मैंने, बोलो, 10 डायरेक्टर है। तो ये जो 10 डायरेक्टर है, अगर 10, सुनो बात को, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को कंपनी वन कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे बताइए 10 में से मेजॉरिटी कब आएंगी? सर 5 लोगों से मेजॉरिटी आती है क्या? नहीं। तो मैं कहूंगा 6 और मोर, 6 और मोर डायरेक्टर्स के ऊपर अगर कंपनी वन का कंट्रोल है, मतलब उनको अपॉइंट करना, रिमूव करना, उसके ऊपर अगर कंपनी वन का कंट्रोल है, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा कि सर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माना जाता है। और अगेन हम लोग क्या कहेंगे कि कंपनी टू इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी वन, इसे ऐसा कहा जाता है। क्या आप इस बात को समझे? क्या सारे लोग इस बात को समझ गए? क्या बोलो 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 मुझे जल्दी से। तो 2 तरीके से आप किसी को सब्सिडरी बना सकते हो, एक तो मोर देन 50% आपके पास वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आपके पास होते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आप क्या बना लोगे सर, आप दूसरे कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बना सकते हो। गॉट इट एवरीवन? सभी लोगों को बात समझी? यस। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और वो क्या सर, देखो इनका कहना है कि एक कोई कंपनी है, ठीक है ना। अब इस कंपनी के अंदर यहाँ पे कंपनी वन है, यहाँ पे कंपनी टू है, ये कंपनी थ्री है। देखो कंपनी वन ऑलरेडी कंपनी टू की क्या है बेटा, कंपनी टू ऑलरेडी सब्सिडरी है किसकी, कंपनी वन की। कंपनी टू होल्ड करती है कंपनी थ्री में 23%, और कंपनी वन होल्ड करती है बेटा कंपनी थ्री के अंदर मान लीजिए 30%। कितना? 30%। तो सवाल क्या बनता है, क्या कंपनी थ्री यहाँ पे कंपनी वन की सब्सिडरी होंगी क्या? तो इसका जवाब है हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कंपनी थ्री क्या होंगी, सब्सिडरी होंगी। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद मतलब कंपनी ऑन इट्स ओन और इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरीज, अगर वो किसी भी कंपनी के अंदर मोर देन 50% की होल्डिंग रखती है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो कंपनी को भी हम लोग डीम्ड सब्सिडरी कंपनी मान लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक कंपनी है बेटा, और कोई पब्लिक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंदर किसी दूसरे कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी बना लेती है, तो इसको भी डीम पब्लिक कंपनी बोला जाता है। भले ये कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, बट स्टिल उसको हम लोग क्या मान लेंगे, पब्लिक कंपनी मान लेते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल मान लेते हैं। देखो
Subsidiary company in relation to any other company that is holding company means which controls composition of board of directors. ये exercises more than one half of the total voting power either on its own or together with one or more subsidiaries. मैंने आपको समझा दिया, एक तो खुद से या अपने दूसरे subsidiaries के थ्रू भी अगर होल्ड करता है more than one half of total voting power, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर ली गई है क्या? यस सर, बातचीत यहाँ पे कर ली गई है। ठीक है, ओके सर। अब देखो सर, इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को सब्सिडियरी बनाती है उसको एक लेयर बोलते हैं, अब वो कंपनी एक और दूसरे कंपनी को सब्सिडियरी बनाए उसको लेयर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये लेयर्स प्रिस्क्राइब ये लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या सर, प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी टू पब्लिक कंपनी, इसको डीम पब्लिक कंपनी बोला जाता है। और अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी in relation to one or more companies means the company of which is already subsidiary। बेसिकली क्या बोल रहा है कि सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी रिलेटिव टर्म है। अगर मैं किसी को, आप समझिए बात को, मैं किसी को पप्पा बोल रहा हूं तो वो पप्पा भी तो, वो पप्पा, वो जो व्यक्ति वो भी तो मुझे बच्चा बोलेगा ना बेटा। बस अरे मतलब ये वैसा ही कंसेप्ट है। मतलब क्या कि अगर मान लो एक कंपनी वो किसी को बोल रही है तू मेरी सब्सिडरी, तो सीधी सी बात है वो कंपनी बोलेंगे हाँ हाँ आप मेरे होल्डिंग, ऐसा। तो ये रिलेटिव टर्म्स इसे कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। इसे रिलेटिव टर्म्स कहा जाता है क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बोला जाता है। अब देखो एसोसिएट कंपनी के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, सारे लोग फोकस करना। क्या है एसोसिएट कंपनी? देखो एसोसिएट कंपनी के अंदर क्या होता है? एसोसिएट कंपनी मतलब जब एक कंपनी, क्या कहा मैंने बोलो, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है तो मैं कहता हूं उसे बोला जाता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है तो उसे कहा जाता है एसोसिएट कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट, क्या होता है बोलो, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, है ना। बट नॉट मोर देन 50%, बट नॉट सब्सिडरी। क्या कहा मैंने बोलो? बट नॉट सब्सिडरी, बट नॉट सब्सिडरी। सर बट नॉट सब्सिडरी का क्या मैं ऐसा अर्थ बोल सकता हूं क्या कि अप टू 50%? यानी कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में, एक कंपनी दूसरे कंपनी में 20% या उससे ज्यादा बट अप टू 50% अगर इन्वेस्ट करती है तो मैं कहता हूं कि इस केस के अंदर वो कंपनी क्या बन जाएंगी? दूसरी कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाएंगी। सर 50% से ऊपर गया तो सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगी और उससे पहले कुछ नहीं होगा, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। समझे क्या बात को? तो एक कंपनी का अगर दूसरे कंपनी में स्टेक है, अब वो 20 से लेके 50 दोनों अमाउंट इंक्लूसिव, तो एसोसिएट कंपनी 50 से ऊपर चला गया तो इस केस के अंदर बोलो जल्दी से मुझे। सर इस केस के अंदर अपन लोग कहेंगे कि ये सब्सिडरी कंपनी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बोलो जल्दी से। सब्सिडरी कंपनी मानी जाती है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर। देखो यहाँ पे in relation to any other company means company in which other company has a significant influence but which is not a subsidiary company। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कम से कम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। क्या? यस सर। सर मुझे बताइए अगर कोई जॉइंट वेंचर भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन और आइडिया मिलके इन्होंने वीआई बनाया बेटा, तो उस केस के अंदर वो दोनों भी आपस में क्या रहेंगे बेटा? एसोसिएट कंपनी रहने वाले हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल एसोसिएट कंपनी रहने वाले। लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड होते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अनलिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी जो लिस्टेड नहीं होते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ओके, अगला अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में सर? अब हमारा यहाँ पे चर्चा होने वाला है, अगला हमारा जो चर्चा होने वाला है वो है गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड। सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? सारे लोग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को नहीं समझ में आता है, पता नहीं क्यों। देखिए सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी, क्या कहा मैंने? बोलो। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है, सभी लोग बोलो मेरे साथ, कैसी कंपनी? ऐसी कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट या जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके अगर 51% और मोर, क्या कहा मैंने? बोलो। 51% और मोर अगर उसके पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर, अगर उसके पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर होल्ड करते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे कि सर इसे क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट। इस कंपनी को हम लोग नाम देंगे गवर्नमेंट कंपनी। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मोदी जी बेटा, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी है,
या मान लो स्टेट गवर्नमेंट के केस में ऐसा हो सकता है, ममता दीदी है बेटा यहाँ पे, है ना, ममता दीदी है वेस्ट बंगाल के केस में, या यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मोमा, मोमा का मतलब क्या है, मोदी जी प्लस ममता दीदी मिलके अगर 51% और मोर अगर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। सर मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये तीनों गवर्नमेंट मिलके अगर 51% और मोर करे तो भी चल जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट हो बेटा, एक हो या अनेक हो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या कहा, मोदी जी हो, ममता दीदी हो या मोमा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 51% या ज्यादा अगर किसी कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल में इन्वेस्टेड है तो उस कंपनी को भी क्या माना जाता है, गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या माना जाता है, बोलो, गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या आप इस बात को समझ गए? क्या सारे लोगों को ये बातें एकदम क्लियर है क्या? एक बात फटाफट बता दीजिए जल्दी से। यस सर, ओके। अब देखो, ये एक तरीका हुआ बेटा गवर्नमेंट कंपनी बनाने का। क्या कहा मैंने, बोलो, ये एक तरीका हुआ गवर्नमेंट कंपनी बनाने का। अब दूसरा तरीका क्या है गवर्नमेंट कंपनी बनाने का? एक गवर्नमेंट कंपनी जब किसी दूसरे कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाती है, क्या बनाती है, बोलो, सब्सिडरी। अब सब्सिडरी दो तरीकों से बन सकती है, एक तो मोर देन 50% वाला क्राइटेरिया था, अरे याद आ रहा है क्या आपको, मोर देन 50% वाला क्राइटेरिया था, और दूसरा कंपोजिशन ऑफ बीओडी वाला क्राइटेरिया था। तो दूसरे कंपनी से अगर सब्सिडरी कंपनी बनाती है तो इसको भी क्या बोला जाता है, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से मुझे, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या? यस सर, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। गॉट इट? क्या किसी को कोई भी कंफ्यूजन इसके अंदर? सारे लोग जल्दी जल्दी मुझे एक बार बता देंगे। बस ये दो ही तरीकों से बेटा क्या बन सकती है, दो ही तरीकों से यहाँ पे बन सकती है गवर्नमेंट कंपनी। और कोई तीसरा तरीका है क्या गवर्नमेंट कंपनी बनाने का? नहीं सर, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। मतलब क्या सर, मान लो ऐसा है, सुनो ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं आपको, ठीक है? देखो सुनो, मान लो मोदी जी यहाँ पे एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 20%, ठीक है? मान लो ममता दीदी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 10%। मान लो एक गवर्नमेंट कंपनी है जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 30%। कितना? 30%। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस कंपनी को आप गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे क्या? आप मुझे बताइए, क्या आप इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे क्या? फटाफट जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या आप इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे क्या? इसका जवाब है नहीं सर, नहीं बोलोगे। सर क्यों? क्योंकि बेटा समझना, मैंने दो ही तरीके बताए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल प्लस स्टेट मिलके 51% से ज्यादा, और दूसरा सब्सिडरी। क्या मैंने ऐसा बोला कि 51% के अंदर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी को भी साथ ले लो करके? मैंने ऐसा बोला क्या? नहीं सर, नहीं बोला। तो बस ये दो ही तरीके, इसलिए इनको अपन काउंट नहीं करेंगे। और ये दोनों मिलके तो 30% हो रहा है, तो जब 30 ही हो रहा है तो 51% को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो कितना खत्म। मतलब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं बनने वाली है। गॉट इट? क्या आपको ये पूरी बातें समझी क्या? तो देखो, मीन्स अ कंपनी विच इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय एक तो सेंट्रल या स्टेट या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट, एंड इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी। ये एक दूसरा तरीका हुआ बेटा किसका? ये एक दूसरा तरीका हुआ गवर्नमेंट कंपनी बनाने का। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आई क्या? है ना? यस सर। चलिए अब देखो, अब सर बात करूंगा मैं फॉरेन कंपनी के बारे में। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो, फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पे? आउटसाइड इंडिया, जो बनती है इंडिया के बाहर, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है बेटा? इंडिया के अंदर है। मतलब जिसका धंधा इंडिया में है, फिर चाहे वो ऑनलाइन उसका धंधा हो बेटा, या फिजिकल उसका धंधा हो, या एजेंट के थ्रू उसका धंधा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगा उसे फॉरेन कंपनी बोला जाता है। जैसे देखो टेस्ला, मैं टेस्ला की बात करूं आपके साथ, तो आज टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, पर अभी तक इंडिया में उसका धंधा आया क्या? नहीं सर, नहीं आया। तो टेस्ला फॉरेन कंपनी नहीं है। जब इंडिया में टेस्ला की कार बिकना चालू हो जाएंगी तब आप समझना उसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है, तब आप उसको फॉरेन कंपनी बनाना। लेकिन बीवाईडी इनकॉर्पोरेटेड है चाइना में, यानी कि इंडिया के बाहर। क्या प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में? क्या हाँ सर है। बीवाईडी के शोरूम्स इंडिया में जगह जगह पर ओपन हो चुके हैं, कुछ समय पहले, 1 साल पहले इनके ओपन हुए हैं। तो इस केस के अंदर अब इसे मैं क्या कहूंगा? फॉरेन कंपनी कहूंगा।
सर नेटफ्लिक्स क्या फॉरेन कंपनी है क्या? हाँ सर है, क्योंकि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है पर इंडिया के लोग ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। डिज्नी हॉटस्टार, जो अभी तो क्या जियो हॉटस्टार हो गया, पहले डिज्नी हॉटस्टार था, क्या फॉरेन कंपनी है क्या? हाँ सर फॉरेन कंपनी है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो ना बेटा, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। चलिए अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं सर, एक कंपनी है, ये कंपनी है ना इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पे? सिंगा। कहां पे हुई है बोलो? सिंगा में। सिंगा मतलब सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है सर। और ये इस सिंगापुर में, और इनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना बेटा, वो भी कहां पे? वो भी सिंगा में है। कहां पे बोलो? सिंगापुर में। पर इस कंपनी का 100% पेड अप शेयर कैपिटल किसके द्वारा है बेटा? इंडियंस के द्वारा है। मुझे बताइए क्या इस कंपनी को मैं फॉरेन कंपनी बोलूंगा क्या? सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या मैं इसको फॉरेन कंपनी बोलूंगा क्या? नो बेबी नो, मैं इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, इसका धंधा इंडिया में होना जरूरी है ना। अरे उसका दो ही कंडीशन है और दोनों इंडिया के बाहर है, तो मैं उसको फॉरेन कंपनी बनाता हूं क्या? नहीं सर नहीं बनाता हूं। गॉट इट एवरीवन? देखो सर, ऐसी कंपनी जो बनी है इंडिया के बाहर, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, फिर एजेंट के थ्रू, फिजिकल हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में उसको क्या बोला जाता है? फॉरेन कंपनी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे बेटा। सेक्शन 8 कंपनी, आई थिंक सो ये अपना हो सकता है आज का आखिरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आ जाइए। अब देखो क्या सर, अगले पॉइंट में देखो क्या बोला जा रहा है सर। यहां पे बोला गया है सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी बेटा जो बनाई जाती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बोलो? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? स्कूल के दिनों को याद करो बेटा। स्कूल के दिनों में आर्ट, कॉमर्स, साइंस होता था, फिर स्कूल में स्पोर्ट्स होता था, कहने के लिए एजुकेशन होता था बेटा, फिर रिसर्च लैब वगैरह होती थी, सोशल वेलफेयर, वो आपको पन्ना थमा देते, बोलते जाओ लोगों से गरीबों की तरह पैसे मांग के आओ करके, सोशल वेलफेयर। फिर कुछ रिलीजियस एक्टिविटी होती थी, जैसे अष्टमी के तौर पर लड़कियों को खाना वाना खिलाना, उसमें लड़के लोग बूंदी खा जा रहे पूरी, है ना। फिर इसके अलावा चैरिटी वगैरह हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हो रही है, झाड़ लगाओ, ये करो, वो सब पढ़ाई को छोड़ के पूरे काम करते थे स्कूल में। तो अब ध्यान रखना, वो जितने भी स्कूल के काम है उसको याद करो, वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस कंपनी के भी काम क्या है बेटा? स्कूल जैसे काम है, यानी कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स इनके होते हैं। मतलब कंपनी जितना भी पैसा कमाती है ना, कंपनी जितना भी पैसा कमाती है बेटा, वो सारे के सारे पैसों को लगा देती है किसके? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब कंपनी डिविडेंड भी बांट सकती है क्या? नहीं सर नहीं बांट सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो सलमान भाई है बेटा, उनकी बीइंग ह्यूमन कंपनी है। वो जो बीइंग ह्यूमन है बेटा, उसके कपड़े इतने महंगे हैं कि थोड़ी भी ह्यूमैनिटी उसके अंदर नहीं रह गई है। सलमान भाई के अंदर 3,500-4,000 का बेटा क्या है, उनका एक शर्ट आ रहा है, और बोलते हुए एम्प्लॉइज सर ओनली फॉर 4,000 ओनली। अच्छा ओनली बोल रहा है ऊपर से। ठीक है, आइए अब देखो क्या, अब बीइंग ह्यूमन ने जो तगड़ा मोटा पैसा कमाया बेटा, शर्ट बेच बेच के, शर्ट चिपका चिपका के, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना, ऐसा थोड़ी है कि अरबाज को दे देंगे, बोले तेरी मूवी तो चलती नहीं, ऐसे ही निकम्मा बैठा रहता, चल पैसे कमा करके, ऐसा नहीं है। उस केस से आप वो पैसों को आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स में लगा सकते हो, जैसे बीइंग ह्यूमन चैरिटी करता है कैंसर पेशेंट्स के लिए। समझ रहे आप बात को? तो ऐसा यहाँ पे बोल रखा है, क्या बोल रखा है बोलो जल्दी से, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, तो जितना भी पैसा कमाया वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाया जाता है। इसमें डिविडेंड वगैरह दे सकते हैं क्या? नहीं सर, इसमें डिविडेंड वगैरह नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान रखना। ओके सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब क्या, जो भी पर्सन सेक्शन 8 कंपनी ओपन करना चाहता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी लगाना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ओपन करती है विदाउट द वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। देखो एक पब्लिक कंपनी ओपन करते हो तो वर्ड लिमिटेड यूज करना पड़ता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज करना पड़ता है, जैसे अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बट क्या, बट एक अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसमें ये दोनों शब्द को प्रयोग करने की जरूरत है क्या? नहीं सर नहीं है। और इसके ऐसे और लिमिटेड लाइबिलिटी जैसे ऑब्लिगेशंस इस कंपनी के होते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया ना, उस लाइसेंस को रिवोक भी कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि बेटा देखो, वैसे तो बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार मम्मी पापा करते हैं, बट अगर बच्चा ही शरारती निकले, बच्चा ही कांडेल निकले, इधर उधर रिलेटिव्स के यहाँ जाके बेटा तोड़ फोड़ करे, गिरे पीटे, और या मान लो कुछ और हरकतें करे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मम्मी की आता माजी सटक ली और मम्मी कूट डालती है बेटा बच्चे को। बस वैसा ही कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब क्या, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। वैसे तो हम आपसे बहुत अच्छा रहेंगे, पर अगर आपने कुछ ऊंच नीच के हरकतें कर दी है तो हम आपको कूट डालेंगे। मतलब क्या, जैसे देखो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक कर देंगी, कैंसिल कर देंगे। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर देना लाइसेंस को। अगर वो ये पाती है कि इन्होंने क्या किया, वॉयलेशन किया है बेटा, किसका? सेक्शन 8 का। मतलब गलती से बीइंग ह्यूमन ने डिविडेंड बांट दिया किसको? अरबाज खान को, क्योंकि उसकी मूवी नहीं चल रही थी। तो इस सिचुएशन के अंदर
यहाँ पे सेंट्रल मोदी जी बोलेंगे भाई साहब अब मैं क्या कर रहा हूं, लाइसेंस को रिवोक कर रहा हूं। अब लेकिन देखो, लाइसेंस को रिवोक करने से पहले बोलने का मौका देना पड़ेगा, तो हम लोग सामने वाले यानी कि कंपनी को बोलने का मौका देते हैं। इसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसे कहते हैं। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को बोलेंगी अब चल तेरे नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकती है, यानी कि कंपनी के असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करेंगी, या हो सकता है कंपनी को किसी के साथ अमलगमेंट करा दे, यानी कि बोल दे कि एक काम करो, बीइंग ह्यूमन तो रिलायंस फाउंडेशन के अंदर मर्ज हो जा करके, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। सर अगर आपने कुछ गलत काम किया तो पेनल्टी या पनिशमेंट है बेटा किसके अंदर? सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। कंपनी के ऊपर फाइन है 10 लाख से 1 करोड़ की, डायरेक्टर्स के ऊपर फाइन है 25,000 से 25 लाख की, और जिसने कुछ कांडेलपना किया उसको 447 के अंदर लेटा दिया गया पनिशमेंट में। न्यू मॉड्यूल के अंदर पनिशमेंट नहीं है, लेकिन रीसेंट एमटीपी के अंदर एक सवाल आया था जिसके अंदर ये पनिशमेंट दी गई थी, तो उस पनिशमेंट को मैंने इंक्लूड कर लिया हूं। ठीक है, ओके। इसके अलावा आप देखो सर, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर 14 डेज का नोटिस देके मीटिंग बुलाई जा सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या कमिटीज की जरूरत नहीं होती है, जैसे नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटीज, इसकी जरूरत नहीं होती है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार पढ़ के चले जाना। ठीक है, ओके। अब सर बात करेंगे निधि के बारे में। निधि कौन है? तो निधि कंपनी के बारे में बात करें। निधि मतलब क्या? निधि मतलब समझना बात को, ऐसी कंपनी जो सोशल, समझना बात को, जो सेविंग्स के लिए, क्या कहा मैंने, बोलो, जो हैबिट ऑफ सेविंग को, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट को, सेविंग को प्रमोट करे। जैसे मम्मी की किटी पार्टी होती है बेटा, तो जैसे मम्मी की किटी पार्टी होती है, मान लो आपने उसको कंपनी के कॉन्सेप्ट पे अगर लेके गए तो वो निधि कंपनी बन जाती है। क्या बन जाती है? बोलो जल्दी से, वो निधि कंपनी बन जाती है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम क्या है बेटा? डोरमेंट कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? डोरमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो बनाई जाती है, जिसको रजिस्टर किया जाता है किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या किसी असेट को होल्ड करने के लिए, या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। और समझना, ध्यान रखना, एंड जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्या कहा मैंने? बोलो, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। ध्यान रखो, एक तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, एंड यहां पे इन दोनों के बीच में और है, इसके बीच में एंड है, और साथ ही साथ उसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता, तब उस कंपनी को इनएक्टिव कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन डालती है आरओसी को कि भाई प्लीज मुझे क्या दे दे? डोरमेंट का स्टेटस दे दे। ठीक है, ओके। अब देखो सर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के, मतलब ये 4 ट्रांजैक्शन अगर कोई कंपनी कर भी रही है तो वो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होंगे। मतलब ऐसा मानेंगे कि हमने कुछ नहीं देखा, आप बिंदास ये ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, बट ये 4 के अलावा कोई दूसरे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे आरओसी को पैसा देना हो, इनसिग्निफिकेंट है। लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जैसे मिनिमम पेड अप कैपिटल को मेंटेन करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन किया, चलता है। फिर शेयर्स को अलॉट करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन किया, चलता है। और पेमेंट किया, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड को लेके, मान लो काम वाली बाई है, थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट को पैसे दे दिया, चलता है बेटा। लेकिन इसके अलावा जैसे सेल किया, परचेस किया, वो सब चलता है क्या? नहीं सर, नहीं चलता है। समझे क्या आप बात को? यस सर। सर मुझे बताइए, असेट को होल्ड करने की बात बोल रहे हो और आप बोल रहे हैं परचेस के ट्रांजैक्शन नहीं चलते। अरे राजा, आपने आज परचेस किया तो आप आज डोरमेंट नहीं बनेंगे, बट 2-3 साल जाने के बाद फिर आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। समझे क्या आप बात को? है ना। एक इससे रिलेटेड सवाल इस अटेम्प्ट में, इससे पहले अटेम्प्ट में ऐसा पूछा गया था, तो बच्चे भावुक हो गए, बोले होल्ड असेट करने के लिए बना दो डोरमेंट कंपनी। नहीं बेटा, अगर आज इस साल होल्ड कर रहा है या पिछले साल होल्ड कर रहा है तो फिर नहीं बन सकता है, बट 2-4 साल जाने दो, फिर उसके बाद वो डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ठीक है। इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो धंधा नहीं चला रही है, या जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जिसने नहीं किया है पिछले 2 सालों में, और या जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है पिछले 2 सालों में। तो 3 तरीके से इनएक्टिव कंपनी बनती है बेटा। तो इनएक्टिव, पहला क्या? जो धंधा नहीं कर रहे, या जिसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, या जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को पिछले 2 सालों में फाइल नहीं किया है। अब ये इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन डालती है आरओसी को, और फिर उनको डोरमेंट का स्टेटस मिलता है। क्या? यस सर, बाद में उनको डोरमेंट का स्टेटस मिलता है। क्या आप इस बात को समझ गए?
क्या सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा? क्या बोलो बोलो। नहीं बेटा राघव, फिर वो फॉरेन कंपनी नहीं है, वो फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। ओके चलो, क्या आपको ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझा? क्या गॉट इट एवरीवन? क्या मैं आगे बढ़ू, एक पीएफआई का आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं ताकि टाइप्स ऑफ कंपनी अपनी पूरी समाप्त हो जाती है, फिर कल आके अपन इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड पूरी चीजें देखेंगे, ठीक है। ओके देखो सर, सबसे पहली बात तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी है, तो देखो ये फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है। कौन सी? एलआईसी है पहला, कौन सा देखो एलआईसी। दूसरा क्या है बेटा? आईडीएफसी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तीसरा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई। चौथा है बेटा कौन सा? ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है। या पांचवा ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर नोटिफाई किए है। तो ये पांच कंपनी को ये पीएफआई का दर्जा दिया गया है, समझ रहे हैं क्या? कोई भी एरे कह रहे नत्थु कह रहे को अपने को पीएफआई नहीं बनाना है। एक बात ध्यान रखना, पीएफआई बनाने के लिए वैसे तो पीएफआई को नोटिफाई कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और एज ऑफ नाउ केवल 5 पीएफआई जिसके बारे में ऊपर पढ़ा। बट पीएफआई के लिए बेसिक कंडीशन होती है कि वो किसी एक्ट के तहत आता है। समझना बात को, किसके तहत आता है बोलो जल्दी से? किसी एक्ट के तहत आता है वो। और उसके अंदर कम से कम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट के द्वारा होल्ड होता है, तब जाके वो क्या बनता है? पीएफआई। सर आईसीआई भी पीएफआई क्या? क्योंकि वो तो सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पर बेटा उसके अंदर 51% का स्टेक गवर्नमेंट का नहीं है, तो इसलिए आईसीआई पीएफआई नहीं है। और आईसीआई क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट? आप क्या लोन लेना देना कर सकते हैं क्या उससे? नहीं ना, इसलिए बेटा आईसीआई पीएफआई नहीं है। समझे क्या आप बात को? यस। तो मैं अगर कहूं आपके साथ, तो पीएफआई के लिए दो कंडीशंस तो होती है, बट पीएफआई ऊपर नोटिफाइड वाली जो है ना, वही पीएफआई होती है। तो आपका जो अभी का जवाब था वो नो रहने वाला है, समझ रहे क्या आप बात को? है ना? तो इस तरीके से उसका जवाब यहाँ पे बनता है। तो एकदम ईजी है, ये तो एकदम बेसिक है यार। दो कंडीशन है पीएफआई की, एक तो एक्ट के तहत आना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 51% किसके द्वारा? एक तो सेंट्रल, एक तो मोदी जी या ममता दीदी या मुमा, बराबर क्या? वही वाला कंडीशन यहाँ पे एग्जैक्टली लग रहा है, तो अपन उसे क्या कहते हैं? पीएफआई कहते हैं। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं? चलिए, तो आज का बेटा अपना क्या होता है? आज का अपना यहाँ पे सेशन हो जाता है पूरा पूरा समाप्त, ठीक है। तो अपना पूरा कंपनीज एक्ट का आधा पोर्शन आज अपन ने रिवाइज कर लिया, बचा हुआ आधा पोर्शन में आपको कल के इसमें पूरा पूरा क्या कराऊंगा बेटा? रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये हमारा पूरा पूरा शेड्यूल है, 9 मार्च को कल हम लोग मिलने वाले फिर से शाम में 5 बजे पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर ऑटोमेटिक लेक्चर अपडेट हो जाएंगे, आप सीधा 7 बजे आ जाना, लेक्चर को लाइक कर देना, आपको कुछ ही देर में सेशन दिखना चालू हो जाएगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? आपको इंस्टा के ऊपर जाना है बेटा, और मेरे बायो में अगर आप चेक करोगे तो देखो सीए इंद्रेश आप सर्च करना, मेरे बायो में अगर आप जाओगे तो आपको स्पेशल 26 की लिंक दिख जाएंगे, आप वहां पे एक बार चेक जरूर से कर लेना। इसके अलावा और क्या, देखो अगर आपको बहुत ही ज्यादा लॉ में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है बेटा और आपके अटेम्प्ट को 2 महीने से ज्यादा है, तो आप रेगुलर बैच मेरा अटेंड कीजिए, ultimatecA.com के ऊपर अवेलेबल है। बहुत इन डेप्थ कवरेज उसके अंदर होता है। पर 2 महीने से कम है आपके पास तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कीजिए। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको है तो आपने पढ़ लिया, आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा फिर आप इसी बैच से कंटिन्यू करो स्पेशल 26 से, ठीक है। फास्ट ट्रैक का प्राइस काफी कम होता है बेटा, यहाँ पे 81 आवर्स के अंदर मैंने पूरे लॉ के क्वेश्चन एंड आंसर्स, लॉ को, कॉन्सेप्ट्स को, सब चीज को एकदम बढ़िया से कराया हूं। रेगुलर आवर्स में लगभग मैंने 140 आवर्स के अंदर, इसमें बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस और कुछ कुछ चीजें इंक्लूड होती है, बहुत चीजें इंक्लूड होती है। ये दोनों देखो, दोनों के बीच का जनरली यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है, यहाँ नहीं होता। क्वेश्चन बैंक दोनों जगह एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल, 81 आवर्स 140 आवर्स, 100%, ठीक है। ओके, बाकी आप ultimatecA.com के ऊपर जाके इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। बाकी बेटा मैं चाहता हूं आप डेडिकेटली बहुत अच्छे से पढ़ो, एकदम शिद्दत से पढ़ो। लेक्चर पसंद आए लाइक जरूर करना, मुझे एक कमेंट जरूर करके बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप लाइव कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आप रिकॉर्डेड कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और बेहतरीन तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने के लिए और अच्छे अच्छे सेशंस आपको लाने के लिए, राइट। तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, क्या आपको चीजें रिकॉल हुई या नहीं हुई, क्या आपका बढ़िया से रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।